ये है चिहिरो, हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर वाला लड़का जिसे जॉम्बी मूवीज देखने का जबरदस्त शौक है। इतना ज्यादा कि उसके रूम में हर जगह जॉम्बी वाली फोटो, पोस्टर और अजीब अजीब चीजें भरी पड़ी हैं। मतलब पूरा कमरा किसी हॉरर म्यूजियम जैसा लगता है। उसका सपना है कि किसी खूनी लड़की, ब्लडी गर्ल के साथ लव स्टोरी करे। जब उसने ये बात अपने दो बेस्ट फ्रेंड्स को बताई ना, तो दोनों हंस हंस के लोटपोट हो गए। पढ़ाई करने की जगह चिहिरो अपना टाइम अजीब अजीब चीजें देखने में बर्बाद करता रहता है। इतना कि थोड़ा बहुत पागलपन टाइप हो गया है, लेकिन फिर भी वो अपने सपने पर पूरा टिका हुआ है। उसका परिवार शिव टेम्पल में रहता है, जहाँ उनकी फैमिली 3 जनरेशन से पुजारी का काम करती आ रही है। उसके डैड डैन अभी के मेन प्रीस्ट हैं। उसका दादाजी योगोरू अब बूढ़े हो गए हैं और उन्हें याददाश्त की दिक्कत रहती है। वो खाना खा लेते हैं फिर भूल जाते हैं कि खा लिया। घर में उसकी छोटी बहन भी है, मेरो 12 साल की, जो मंदिर की सफाई वफाई संभालती है। और हाँ, फैमिली में एक अनएक्सपेक्टेड मेंबर भी है, और एक बिल्ली जिसका नाम है बाबू। पहले बाबू मंदिर के आसपास घूमता था और खाने के लिए म्याऊ म्याऊ करता था, तो आखिर में उन्होंने उसे अपना लिया। चिहिरो की माँ की डेथ तब हो गई थी जब वो छोटा था, तो वो अब नहीं है। चिहिरो अपनी लाइफ से खुश था, लेकिन एक दिन उसकी बिल्ली बाबू को गाड़ी ने कुचल दिया और वो मर गया। चिहिरो का दिल पूरी तरह टूट गया। जो लोग जानवरों से सच में प्यार करते हैं वही उस दर्द को समझ सकते हैं। फिर उसने बाबू को अपने घर के पीछे वाले खेत में दफना दिया और उसके लिए एक छोटी सी याद की प्लेट भी लगा दी। उसकी बहन उसके साथ रही ताकि वो उसका दर्द बांट सके। उस रात चिहिरो सो नहीं पाया क्योंकि उसका दिमाग बस बाबू के बारे में सोच रहा था। वो इतना क्यूट था कि उसे उस तरह से मरने का कोई हक नहीं था यार। फिर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपनी अलमारी खोली और एक बुक निकाली जो उसने अपने किसी रिश्तेदार से उधार ली थी। उस किताब में एक ऐसा रिचुअल लिखा था जिससे मरे हुए को वापस जिंदा किया जा सकता था। हालांकि उसे पता नहीं था कि ये सच है या बकवास, पर उसने सोच लिया कि ट्राई करेगा। उसने बाबू की लाश निकाली, उसे एक फ्रिज वाले बॉक्स में रखा और तुरंत शहर से दूर एक छोड़ी हुई बिल्डिंग की तरफ निकल गया। वहां उसने प्लान किया कि वो रिचुअल करेगा और बाबू को वापस जिंदा करेगा। चाहे बाबू जॉम्बी बनकर ही क्यों ना वापस आए, वो फिर भी उससे प्यार करेगा। किताब में कई तरीके लिखे थे, तो उसने सोचा कि हर रात एक नया तरीका ट्राई करेगा। पहला तरीका था बाबू की आत्मा को बुलाने वाला मंत्र बोलना। दूसरे तरीके में उसने एक पोषण तैयार करने की कोशिश की। तभी अचानक उसे बिल्डिंग के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो वहां एक लड़की थी जिसका नाम रिया था। वो एक कुएं के पास घुटनों के बल बैठी थी और जोर जोर से रो रही थी, बिल्कुल टूटी हुई सी। अगली सुबह चिहिरो उदास चेहरे के साथ उठा। उसकी छोटी बहन जो भूत का गेटअप बनाए हुई थी, उसे देखकर उसका दिल ही बैठ गया। लगभग हार्ट अटैक ही आ गया था उसे। स्कूल जाते वक्त चिहिरो पूरे रास्ते बस कराता ही जा रहा था। उसका दोस्त बोलने लगा कि कितना बेवकूफी भरा है कि स्कूल्स को लड़के लड़कियों के हिसाब से अलग कर दिया गया है। दोनों हाई स्कूल में थे, लेकिन लड़के पढ़ते थे शिव अकादमी में, और नदी के उस पार थी सांका फेमिनिन अकादमी जहाँ लड़कियां पढ़ती थी। चिहिरो का दोस्त तो अगाबुला हो गया। वो बोला, यार पढ़ाई का तो एक ही फायदा था, लड़कियों को देखने का, और अब वो भी बंद। मजे की बात यह थी कि जो लड़की उसने पिछली रात देखी थी वो भी सांका में ही पढ़ती थी। वो नई ट्रांसफर हुई थी और ऊपर से प्रिंसिपल की बेटी भी थी। अभी तो आई ही थी, लेकिन चिहिरो के दोस्त को उसके बारे में सब कुछ पता था। यहाँ तक कि उसने दूरबीन तक से उसे झांका था। क्लासेस इतनी बोरिंग थी कि चिहिरो का तो पूरा दिमाग सटक गया था। जैसे ही वो थोड़ा आराम करने वाला था, तभी उसकी कजिन रैंको वहां आ गई, जो उससे 1 साल बड़ी थी। वो आई थी वो जॉम्बी वाली डीवीडी लौटाने जो उसने पहले उधार ली थी। फिर बिना किसी शर्म के बोली, चल अब एक और दे दे। उस रात जो उस रिचुअल की तीसरी रात थी, चिहिरो फिर से उस छोड़ी हुई बिल्डिंग में वापस गया। अब अपने किताब में दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से एक मिक्सचर तैयार किया, लेकिन जैसे ही उसने पेज पलटा, उसे दिखा कि टेक्स्ट पूरा धुंधला हो गया है। किताब में लिखा था कि उसे कुछ पढ़कर बोलना है, लेकिन वो शब्द वो पढ़ ही नहीं पाया। जितनी भी कोशिश कर ले कोई रिजल्ट नहीं मिला, और उसे ये सोचकर गिल्ट होने लगा कि वो बाबू को जिंदा वापस नहीं ला पा रहा। उसने ठान लिया कि अगर वीकेंड तक भी कुछ नहीं हुआ तो वो उसे पक्का दफना देगा। उस रात बारिश हो रही थी और बारिश की आवाज के बीच उसे बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। जब उसने पीछे देखा तो उसने वही लड़की रिया को देखा। वो फिर से कुएं के पास घुटनों के बल बैठी थी और निराशा में चिल्ला रही थी। असल में रिया एक अमीर घर की लड़की थी, लेकिन उसके पास जरा भी आजादी नहीं थी। उसके पापा उसे अकेले बाहर जाने नहीं देते थे, और सबसे घटिया बात यह थी कि वो हर बर्थडे पर उसकी फोटो खींचते थे ताकि उसकी ग्रोथ रिकॉर्ड कर सके। रिया जो अब 16 साल की हो चुकी थी, अब ये बेइज्जती और नहीं झेल पा रही थी, और चिहिरो उसकी सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। कुछ मिनटों बाद दोनों साथ में बैठ गए, थोड़ा अजीब सा महसूस करते हुए और बिना कुछ बोले। जब चिहिरो ने बात करने की कोशिश की तो रिया उसके पास आई और बोली कि जो कुछ उसने सुना है वो किसी को ना बताए। चिहिरो ने बिना हिचकिचाए मान लिया। उसके लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर रिया ने उससे पूछा कि वो वहाँ क्या कर रहा है, और जब उसे पता चला कि वो अपनी बिल्ली को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है तो उसे इसमें बहुत दिलचस्पी होने लगी। रिया उस एक्सपेरिमेंट में उसकी मदद करना चाहती थी। उसने बोला कि उसे भी जानवर बहुत पसंद है, वो उनको खाना खिलाना और नहलाना चाहती है, पर उसके बाप ने उसे कभी कोई पालतू जानवर रखने नहीं दिया, तो फिर वो कुछ कर भी नहीं पाई। चिहिरो हंस पड़ा। उसे लगा कि रिया बहुत ज्यादा भोली है। असल में तो वो खुद उस अजीब से रिचुअल को सही से समझ भी नहीं रहा था। फिर
भी उस पर भरोसा कर रहा था। उसने बोला कि इतनी मासूमियत के साथ तो कोई भी लड़का आसानी से इसे बेवकूफ बना सकता है। रिया लाल पड़ गई और बहुत सख्ती से बोली कि ऐसा नहीं है। उसने कहा कि भले ही वो कभी प्यार में नहीं पड़ी, लेकिन उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। फिर उसने पूछा कि वो ऐसे क्यों बोल रहा है, क्या वो खुद कभी प्यार में पड़ा है। चिहिरो ने बोला नहीं, क्योंकि उसे जिंदा लड़कियों में दिलचस्पी ही नहीं है, उसे तो बस जॉम्बीज पसंद हैं। बचपन से उसका यही सपना था। रिया को ये बात बड़ी अजीब लेकिन मजेदार लगी, तो उसने बोला कि कल फिर मिलते हैं और उसकी मदद करने का मौका देने के लिए थैंक्स बोला। फिर वो बाएं करके चली गई और घर लौट आई। रिया एक अमीर करोड़पति की बेटी थी, लेकिन अपनी सारी दौलत के बावजूद उसकी जिंदगी पाबंदियों और अकेलेपन से भरी हुई थी। जब से वो छोटी थी तब से उसके आसपास नौकर चाकर ही रहते थे। बस एक बार वो अगर हल्का सा भी गिर जाती ना, तो उसके बापू उसी वक्त उस नौकरानी को निकाल देते थे। 3 और नौकरानियों के साथ भी यही हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने रिया को एक गली की बिल्ली को छूने दिया था। आखिर में कोई भी नौकरानी उसके बाप के पागलपन भरे नियम पूरे नहीं कर पाई। दूसरी तरफ उसकी सौतेली माँ तो जलन और गुस्से से भरी हुई औरत थी। वो हमेशा रिया से मुकाबला करती रहती थी, क्योंकि उसे चिढ़ती कि उसका मर्द रिया से ज्यादा प्यार करता था। ऊपर से उसका बाप बाहर से तो बड़ा प्यार करने वाला बापू लगता था, लेकिन असल में उसका प्यार तो बहुत ही बीमार दिमाग वाला था। हर साल रिया के बर्थडे पर वो उसको जबरदस्ती कपड़े उतारने को बोलता था ताकि उसकी फोटो ले सके। बोलता था कि तेरे बड़े होने का रिकॉर्ड रख रहा हूँ। जब वो छोटी थी तब उसे इस हरकत की गंभीरता समझ नहीं आती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसे बहुत शर्म और अपमान महसूस होने लगा। और तो और उसके बाप ने उन फोटोज को फ्रेम करवा के पूरे कमरे में टांग दिया था। जैसे जैसे रिया बड़ी होती गई वो और ज्यादा चुप और शर्मीली बनती चली गई। उसकी सौतेली माँ उसे घूरती थी गुस्से से, क्योंकि उसे लगता था कि इस लड़की ने उसके पति का प्यार छीन लिया है। और जब रिया स्कूल भी जाती थी तो उसका बाप उसके पीछे लोगों को भेज देता था ताकि वो उसकी हर हरकत पर नजर रख सके, और उसने उसे दूसरों से जुड़ने से मना कर दिया था। फिर एक दिन वो अपनी पहली दोस्त से मिली जिसका नाम था नाका। वो एकदम अच्छी और सुपर मिलनसार लड़की थी जो रिया से बातें करती और उसे अपने घर खेलने बुलाती। दरअसल रिया के पापा ने वो दोस्ती सिर्फ इसलिए ओके की क्योंकि नाका का परिवार पैसों में अच्छा था। रिया को पहली बार लगा कि कोई उसे समझ रहा है, तो उसने अपना दिल खोल दिया और नाका को घर की सारी प्रॉब्लम्स बता दी। नाका ने कहा कि सीधे पापा से बात कर, जो भी पसंद नहीं वो सब बोल दे, चिल्ला चोट हो जाए तो भी चलेगा, बस एक दूसरे को समझ लो, आखिर वो फैमिली ही तो हो। घर लौटते ही रिया ने सारा हिम्मत जुटाया और पापा से बोल दिया जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। पर उसने सुना ही नहीं, सिर्फ एक लाइन बोला, पापा बेटी का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र चीज है, ये आम मोरल से ऊपर है। उसके बाद पापा ने चुपके चुपके नाका के परिवार के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। उन्हें यकीन था कि नाका ने उनकी बेटी का दिमाग करप्टेड कर दिया। देखा कि नाका स्कूल नहीं आई तो रिया उसकी घर भागी ढूंढने, लेकिन नाका ने उसे ठंडे से ट्रीट किया और ऐसे देखा जैसे वो कोई घिनौनी चीज हो। उसने रिया को ब्लेम किया कि उसने उसके पापा को कुछ बता, जिसकी वजह से नाका के पापा की जॉब चली गई। अब उसके फैमिली के पास कोई इनकम नहीं थी और सर्वाइव करने के लिए दूसरे सिटी शिफ्ट होना पड़ा, इसलिए नाका को स्कूल चेंज करना पड़ा। उसके बाद से रिया के पास खेलने वाला कोई नहीं रहा। उसके पापा चाहते थे कि सिर्फ वही अपनी बेटी को पजेस कर सकें। भले ही रिया 15 साल की हो चुकी थी, वो रिया को न्यूड फोटोज लेने के लिए जबरदस्ती करते रहे और फिर उन्हें फ्रेम करवाकर पूरे रूम में टांग देते। रिया के पास अब जिंदा रहने की ताकत या विल नहीं बची थी, उसके पास रेसिस्ट करने की ताकत नहीं रही और वो बस अपने पापा के पुश में बहने लगी। यही था रिया का सैड पास्ट। उस रात वो दोनों फिर मिले उस खाली घर में। चिहिरो ने उसे जॉम्बी मूवी दिखाई। रिया ने उसे बहुत ध्यान से देखा, हर सीन के साथ उसका फीलिंग भी फॉलो, क्योंकि ये उसकी पहली बार थी जब उसने ऐसा कुछ देखा। और सच में ये देखकर वो पूरी तरह फैसिनेटेड हो गई। वो इतनी कॉन्सेंट्रेटेड थी कि चिहिरो को धीरे से उसे याद दिलाना पड़ा। उसके बाद दोनों ने मिलकर इंग्रेडिएंट्स मिक्स करना शुरू किया। चिहिरो ने किताब की इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल फॉलो की। उसने बेल फ्लावर्स, प्लम, वाइल्ड सेलरी, एशियन चाइव्स और मशरूम्स को कंबाइन किया। लेकिन एक और इंग्रेडिएंट था जिसकी पेज ब्लर हो गई थी और पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए चिहिरो ने डिसाइड किया कि वो थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करेगा और कोई और फ्लावर ऐड कर देगा। रास्ते में रिया ने एक बहुत पॉइजनस प्लांट और परमिशन मांगी उसे लेने के लिए। लगभग 10 मिनट बीत गए और वो अभी तक नहीं लौटी। यही चीज थी जिसने चिहिरो को वरीड कर दिया। जब वो उसे ढूंढने बाहर गया तो उसने देखा कि रिया खतरनाक तरीके से क्लिफ के एज पर लटक रही थी। खुशकिस्मती से वो समय पर पहुंच गया और उसे बचा लिया, नहीं तो वो इंस्टेंटली मर जाती। जो फ्लावर उसने लिया था वो था हाइड्रेंजा। उसके घर के आसपास एक पौधा बहुत उगता था, ये बड़ा जहर वाला था, इसे खाने से आदमी मर भी सकता था। लेकिन चिहिरो को शक हुआ क्योंकि उसे याद आया कि उसने अपने दादाजी को वो पत्ते खाते देखा था और कुछ नहीं हुआ था। फिर उसने सारी चीजें मिलाई जब तक कि एक गाढ़ा सा लिक्विड नहीं बन गया। उसने रिया से कहा कि इसे पकड़ के रखो जबकि वो बिल्ली के शरीर को बाहर खींचेगा। फिर उसने ये पोटियन बाबू को पिलाई। दोनों चुपचाप बैठे बस दुआ कर रहे थे कि काम कर जाए। वक्त धीरे धीरे बीतता रहा और जब सुबह हुई कुछ भी नहीं हुआ। साफ था कि पोटियन का कोई असर नहीं हुआ। चिहिरो ने मान लिया, हिम्मत हार ली कि वो बाबू को जिंदा नहीं कर सकता। उसने तय किया कि अगले दिन उसे दफनाएगा और उसने रिया से अलविदा कहा। उसे बताया कि वो कल फिर मिलेंगे। रिया ने मान लिया और चली गई लंगड़ाते हुए, क्योंकि उसने फूल उठाते समय अपना पैर मोड़ लिया था।
चिहिरो का दिल सच में खट्टा हो गया जब उसने देखा कि वो ऐसे हाल में जा रही थी। चिहिरो ने उसकी मदद की कि वो अपनी बाइक पर चढ़ सके ताकि वो जल्दी घर लौट सके। थोड़ी देर में वो लोग पुल के नीचे पहुंच गए। अभी भी मेंशन तक लंबा रास्ता था, पर रिया ने कहा कि वो वहां से अकेले जा सकती है क्योंकि उसने जंगल के बीच से एक सीक्रेट रास्ता बना रखा था ताकि उसके पापा को पता ना चले और वो आसानी से निकल सके। अलविदा कहने के बाद उन्होंने वादा किया कि अगली रात फिर मिलेंगे, लेकिन दोनों को पता नहीं था कि रिया के पापा वो मेंशन से दूरबीन से उन्हें देख रहे थे। उस पल से चिहिरो की मुश्किलें शुरू हो गईं। रिया जंगल से निकलकर अपने घर तक पहुंची। चारों तरफ खूबसूरत हाइड्रेंजिया फूलों से घिरी हुई है। वैसे चिहिरो वापस मंदिर आया और देखा कि उसकी कजन रांको वहां उसका इंतजार कर रही थी। वो जैसे कि ये सब कुछ आम बात हो। वो वहां नहाने गई थी। उसने कहा कि वो बस झोंबी डीवीडी वापस करने आई थी जो उसने उसे उधार दी थी। लेकिन जब उससे चिहिरो के छोटी बहन से उसे पता चला कि चिहिरो हर रात बाहर जाता है, चिहिरो ने बहाना बनाते हुए कहा कि वो बस नदी किनारे गया था थोड़ा ताज़ा हवा लेने, पर वो उस पर भरोसा नहीं करती और उसने अपना ध्यान फ्रिज पर लगा दिया। चिहिरो ने उसे रोकने की कोशिश की कि वो फ्रिज ना खोले, पर वो कामयाब नहीं हुआ। कुछ सेकंड बाद दोनों ने एक ही टाइम पर फ्रिज खोला। उसकी हैरानी के लिए बाबू वापस जिंदा हुआ और दराज से कूद पड़ा, पेड़ों के बीच कहीं गुम हो गया। पीछे मुड़े बिना चिहिरो बस मुंह खोल के रह गया। पुनर्जीवन वाला एक्सपेरिमेंट काम कर गया। इस बीच मेंशन में रिया पूरी तरह उदासी में डूबी थी। उसके पापा ने सब कुछ पकड़ लिया था और उसने फैसला कर लिया कि रिया को बंद कर देंगे। उसे घर छोड़ने की इजाजत नहीं, क्लासेस अटेंड करने की भी नहीं। ये लगभग एक कैद जैसा था। उसने अभी अभी किसी को पाया था जो उसे उम्मीद दे रहा था और अब उसे वो भी छीन लिया गया। नई भागने की प्लानिंग करने से पहले उसके पापा ने हर संभावना खत्म कर दी। उस वक्त रिया को लगा कि उसकी जिंदगी अब कोई मतलब नहीं रखती। उसे वो बॉटल मिली जो उसने चुपके से चोरी की थी चिहिरो के साथ एक्सपेरिमेंट के टाइम। आंसू भरे आंखों से उसने उसे पूरी पी ली। कुछ सेकंड बाद ही वो बिस्तर पे गिर पड़ी, हिल भी नहीं रही थी, दिल भी धड़कना बंद कर दिया था। सपना देखते देखते रिया को कल की रात याद आ गई। उसके पापा ने उसे पकड़ लिया था और उसने उसे बेरहमी से पीटा। उसके बाद उसने उसके ऊपर और ज्यादा पाबंदियां लगा दी। ऐसा बना दिया कि वो एक पिंजरे में बंद पक्षी बन गई। पहले उसने सोचा कि शायद ये सिर्फ यादें हैं जो मौत से पहले उसके सामने आई थी, लेकिन नहीं, वो अभी भी जिंदा थी। जो पोषण उसने पी थी उसका कोई असर नहीं हुआ। अगली सुबह वो वैसे ही उठ गई जैसे हमेशा उठती थी, धीरे धीरे चलती हुई। उसने मुस्कुराहट जबरदस्ती बनाई अपने पेरेंट्स को हेलो कहने के लिए, लेकिन उन्होंने मुश्किल से ध्यान दिया। उन्हें बस रात को भागने के लिए फटकार लगी। उसकी सौतेली माँ हमेशा की तरह उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी, जैसे वो मौजूद ही ना हो। वो पिता दूसरी तरफ पहले जब उसने उसे इतना पीटा कि उसका चेहरा सूज गया, अब अचानक दयालु बनने का नाटक कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि ये स्कूल की यूनिफॉर्म क्यों पहन रही है, जबकि उन्होंने पहले ही उसे क्लास अटेंड करने से मना कर रखा था। फिर उन्होंने आदेश दिया कि ये तुरंत अपने कमरे में जाए और कपड़े बदल लेगी। वो हवेली के बाहर एक भी कदम नहीं रख सकती थी, जबकि वो मान रही थी। उसने अपने पिता और मेयर की बातचीत सुन ली। उन्होंने चिहिरो की पहचान का पता लगाया था। पिता अपनी बेटी से उसे दूर रखने के लिए उसे खत्म करने का आदेश दे दिए। ये सुनकर रिया की सांस ही रुक गई। डर के मारे वो पूरी तरह से सन्न रह गई। उसे कुछ करना था ताकि वो चिहिरो को उस खतरे से बचा सके। इसी बीच चिहिरो बाबू के साथ खेल रही थी। रांको और मेरो जो उन्होंने देखा उस पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन था। यह सब ने सारी नेचुरल लॉजिक और मोरल्स को ही चैलेंज कर दिया था। भले ही वो वापस जिंदा आ गया था, लेकिन बिल्ली पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में पुतली नहीं थी और उसकी हायुल अजीब लग रही थी, जैसे कि वो किसी जॉम्बी की आवाज हो। रांको क्यूरियस होकर उसके कान के पास गई और मजाकिया टोन में पूछा कि क्या ये उन्हें काटेगा और क्या फिर वो भी जॉम्बी बन जाएंगे। चिहिरो ये सुनकर परेशान हो गई। अचानक बिल्ली ने कुछ सूंघा और भाग गई। बिना सोचे दोनों उसके पीछे भागे। मेरो अपने भाई का बैकपैक लेकर पीछे रह गया। चिहिरो उसे पकड़ नहीं पाया। बिल्ली बड़ी अजीब फुर्ती से चल रही थी, तो उसने सोचा कि जबरदस्ती मत करो, बस फॉलो करके देखो कि वो उसे कहाँ ले जाएगा। बिल्ली उन्हें इधर उधर ले गई बिना किसी क्लियर रास्ते के। अचानक वो एक बहुत लंबी पाइप में कूद गई और चिहिरो ज्यादा सोचे बिना उसके पीछे कूद गया। इसी बीच रिया अपने सीक्रेट रास्ते से मेंशन से निकलने की कोशिश कर रही थी। उसकी स्टीप मदर ने उसे करते देखा, लेकिन पति से कुछ नहीं कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पाइप काफी तंग थी और जैसे जैसे चिहिरो आगे बढ़ा वो और भी तंग हो गई। रैंको क्यूरियस होकर उसने भी उसके पीछे जाने का फैसला किया, लेकिन उसकी चेस्ट बड़ी थी तो बीच में ही फंस गया। वो चिल्लाने लगा, चिहिरो से मदद मांगते हुए वापस आने को कहा। हालांकि वो पहले ही बहुत दूर था और उसकी आवाज सुन नहीं सकता था। उसने रेंगते हुए आगे बढ़ना जारी रखा और आखिरकार दूसरी तरफ से बाहर निकल ही गया। इधर उधर देख के उसने पाया कि वो उसी पुराने छोड़ दिए गए बिल्डिंग के पास आ गया था जहां वो पहले जाया करता था। वो बाबू का पीछा करता रहा। इसी बीच चिहिरो के दो दोस्त स्कूल में थे और आपस में मजाक कर रहे थे। एक यासुताका था और दूसरा मोगी जो चश्मा पहनता था और उसकी आवाज इतनी सॉफ्ट थी कि कभी कभी लगता था लड़का है या लड़की। मजाक करते करते रिया झाड़ियों के बीच छुपी हुई दिखाई दी और उन्होंने नाम लेकर बुलाया। उसने पूछा कि चिहिरो आज स्कूल गया था या नहीं। यासुताका जो उसे देखकर खुश हुआ, थोड़ा निराश हुआ जब उसने देखा कि रिया सिर्फ चिहिरो में ही इंटरेस्ट दिखा रही थी। जब पता चला कि वो क्लास में नहीं है, रिया घबराकर भागने लगी और उसे पता ही नहीं था कि उसे कहाँ ढूंढना है। अचानक मेयर जो सड़क पे चल रहे थे उन्हें देखा और तुरंत रिया के पिता को चेतावनी दे दी। आदमी गुस्से और निराशा में उसे आदेश दिया कि वो उसका पीछा करे, जबकि वो खुद उस जगह जा रहा था। अपने कमरे में पिता अब भी रिया की असली साइज वाली न्यूड फोटो रखे हुए थे जो उनके पिछले जन्मदिन में ली गई थी। ये वाकई में समझ से बाहर वाली पागलपन वाली चीज थी। रिया धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे चली।
जहाँ वो जा रही थी वो वही अबैंडन्ड बिल्डिंग थी। अगर वहाँ चिहिरो नहीं मिला तो उसे पता ही नहीं था कि और कहाँ जाए। चिहिरो कब्रिस्तान पार कर रहा था और बाबू को ढूंढ नहीं पा रहा था जब तक कि उसने उसे हाइड्रेंजिया के पत्ते चबाते हुए नहीं देखा। उसी पल उसने सामने वाले खाई को पहचान लिया। पता चला कि ये वही जगह थी जहाँ रिया ने कल फूल इकट्ठे किए थे। उस ऊंचाई से कम 100 मीटर गिरने का खतरा था। अगर चिहिरो उस वक्त समय पर वहाँ नहीं पहुंचती तो रिया तुरंत मर जाती। खाई को निहारते हुए चिहिरो ने देखा कि रिया वहाँ चल रही थी, थकी हुई और कांप रही थी। उसके पैर भी चोटें लग रहे थे। अचानक उसके पीछे उसके पापा आ गए। वो आदमी उसके पास आया और तुरंत घर लौटने का आदेश दिया, लेकिन रिया ने अपना हाथ जोर से पकड़ लिया। पहली बार उसने अपने पापा का सामना करने की हिम्मत जुटाई, भले ही वो अभी भी डर के मारे कांप रही थी। खराश वाली आवाज में उसने उससे कहा कि उसे आजाद छोड़ दो, लेकिन उसने नहीं सुना और अचानक उसके हाथ पकड़कर उसे घर ले जाने की कोशिश की। उसी वक्त बाबू ने रिएक्ट किया। पापा डर के मारे पीछे हट गए, चिल्लाते हुए बिल्ली को रोकने के लिए। और इसी बीच रिया को मौका मिला कि वो हाथ छोड़कर बाबू की तरफ भाग जाए। उसे खुश होकर देखा कि बाबू जिंदा है और सोचा कि चिहिरो ने कोई नया पोषण बनाया होगा, लेकिन फिर वो रुक गई, हैरान। पिछली दवा सच में काम कर गई क्या? पापा गुस्से में अपनी छड़ी उठाए बिल्ली पर मारने के लिए तैयार थे। रिया बीच में आई ताकि उसे बचा सके। मार इतना जोरदार था कि रिया को हवा में उछाल दिया गया। गिरते गिरते उसका शरीर एक तेज शाखा से टकराया जो उसके साइड में क्रॉस कर रही थी और खून हर तरफ फैल गया और फिर आखिरकार वो जमीन पर गिर गई। चिहिरो जो सब देख रहा था डर से स्तब्ध रह गया और पापा भी इतने भावुक होकर कि अपने के पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। वो बेटी जिसने इतनी मोहब्बत दिखाई थी अब अपनी ही हाथों मरी थी। हताश और हकीकत को मान न पाने वाला पापा देख रहे थे कि बाबू पास आया और फैलाए हुए खून को चाटने लगा। चिहिरो गिरा हुआ चुप रहा जब तक उसने एक पहचान वाली आवाज नहीं सुनी। जब उसने मुड़कर देखा तो रिया धीरे धीरे उठ रही थी। उसके अंदरूनी अंग बाहर लटक रहे थे। वो लड़खड़ाई लेकिन उसके तरफ बढ़ी, पर चिहिरो को डर नहीं लगा। वो सोच रहा था कि रिया ने वो जड़ी बूटी पी थी या नहीं, और अगर पी थी तो उसने ये कब किया। फिर वो आई और उसे धीरे धीरे गले लगा लिया। आखिरकार चिहिरो उस लड़की के सामने था जिसके बारे में उसने हमेशा सपना देखा था, एक जॉम्बी। उसके पिता, उसकी बेटी उठ चुकी थी, पर उसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं था क्योंकि रिया सच में मर चुकी थी। वो अब पहले जैसी बेटी नहीं रही। अब वो आजाद होना चाहती थी, अपने पिता की बेटी बने रहने के लिए नहीं। ये बातें उस आदमी के दिमाग में बस गईं और घर लौटते ही उसे गहरी उदासी में डाल दिया। वो खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और चारों तरफ अपनी बेटी की तस्वीरों से घिरा रहा। इस बीच हवेली के 3 नौकर ये सब होते हुए भी चुप नहीं रहे और अपनी अपनी बातें करते रहे। रिया की स्टीप मदर जो मौका पाकर बातचीत सुन रही थी, एक ऐसी औरत थी जो शराब और बेरुखी के बीच खोई हुई थी। उसका शरीर हमेशा शराब की खुशबू देता था और जब उसे अपने पति से ध्यान नहीं मिलता था तो वो बार में छोटी उम्र के लड़कों के साथ शराब पीती और फ्लर्ट करती रहती थी। जब उसे पता चला कि रिया वापस नहीं आई तो वो बाथरूम में जाकर अपने पति से सब कुछ पूछने के लिए फट पड़ी। असल में उस जवान लड़की की चिंता करने से ज्यादा उसे ये जानना था कि इस पूरे हालात से उसकी प्रतिष्ठा स्कूल की प्रिंसिपल के तौर पर कैसे प्रभावित हो सकती है। अगर उसे पता चल जाता कि उसकी बेटी घर से भाग गई तो ये एक स्कैंडल बन जाता। उसी वक्त कुछ खबरों के साथ लौट आया। रिया एक लड़के चिहिरो के घर पे थी। उसके पापा ने जब ये सुना तो पूरा एटीट्यूड बदल गया और गुस्से में फट पड़े। उन्होंने चिहिरो को दोष दिया कि उसने रिया को बिगाड़ दिया और उसके भागने का रास्ता दिखाया। उन्होंने कसम खाई कि अपनी बेटी की मासूमियत वापस लेंगे, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। इसी बीच चिहिरो शर्ट पकड़े हुए था ताकि रिया अपने पेट के घाव को सिल सके। इनके मूवमेंट्स एकदम स्मूथ थे क्योंकि स्कूल में छात्रों को हर क्लास से पहले 10 मिनट तक सिलाई प्रैक्टिस करवानी पड़ती थी, जैसे कोई मॉर्निंग एक्सरसाइज हो। अंत में रिया ने अपने पेट को बैंडेज से लपेट लिया। चिहिरो सोच रहा था कि अगर ये मर गई है तो ये घाव कभी ठीक हो पाएगा भी या नहीं। रिया ऑन दी अदर हैंड पूरी खुश थी। पहली बार वो किसी लड़के के कमरे में थी और ये उसे थोड़ा मूव कर गया। चिहिरो वैसे उस एंथुजियाज्म में नहीं था। वो उसकी फिजिकल कंडीशन को लेकर वरीड था। उसकी स्किन ठंडी थी, पल्स नहीं था और प्यूपल्स बड़ी हो गई थी। फिर भी रिया बोल रही थी कि उसे ऐसे रहना बेटर लगता है, अब तक से ज्यादा कंफर्टेबल। फिर जब उसने विंडो से बाहर देखा तो उसने देखा कि बाबू पास के पेड़ पे था। मजेदार बात यह थी कि अब बिल्ली की पुतलियां बिल्कुल नॉर्मल हो गई थीं। चिहिरो कंफ्यूज होकर सोचने लगा कि ये अब क्या सोच रही है। रिया उसकी कराह सुनकर बताई कि वो पेड़ उसका फेवरेट स्लीपिंग प्लेस है। लगता है जॉम्बी बन चुके जीव एक दूसरे को समझ सकते हैं। फिर रिया ने मूवी में दिखाए गए जॉम्बीज की मूवमेंट और एक्सप्रेशन इमिटेट करना शुरू किया जो चिहिरो ने उसे उस रात दिखाई थी। लेकिन उसे कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बस उसे देखने भर से चिहिरो पूरी तरह फैन हो गया था। लेकिन जो चीज चिहिरो को परेशान कर रही थी वो ये थी कि रिया उस नए बॉडी के साथ क्या करने वाली है। रिया ने पूरी मासूमियत से जवाब दिया। वो नॉर्मल लड़की की लाइफ जीना चाहती थी, शॉपिंग करना, ट्रैवल करना, मूवीज देखना और दूसरों के साथ एंजॉय करना। चिहिरो का चेहरा उस बात सुनकर लाल हो गया। उसे लगा ये किसी कपल की तरह बात कर रही है। अचानक रिया धीरे धीरे उसके पास आई और दोनों चुप रह गए। उनके होंठ धीरे धीरे पास आने लगे जब तक कि अचानक चिल्लाहट ने रोमांटिक पल को तोड़ न दिया। वो रैंको थी गुस्से में क्योंकि पिछले दिन चिहिरो ने उसे पाइप में फंसा छोड़ दिया था, इसलिए आज सुबह वो अपने हिसाब चुकता करने आई हुई थी। चिहिरो डर के मारे उसे दूसरे फ्लोर पर जाने से रोकने की कोशिश करने लगी। अगर रैंको ने रिया को देख लिया तो सब उलझ जाएगा, इसलिए चिहिरो जल्दी से नीचे उतरा और उसे बाहर ले जाकर बात करने लगी। इसी बीच रिया कमरे में ही रही, अपनी खुद की फीलिंग्स से परेशान और कंफ्यूज। बाहर रैंको ने उसे जबरदस्ती गर्दन पकड़ ली जैसे दम घोंटने वाली चाल चली हो और वो चिल्ला रहा था कि उसने उसे छोड़ दिया और कॉल्स का जवाब भी नहीं दिया। चिहिरो
चिहिरो मुश्किल से सांस ले पा रही थी, तभी अचानक उसके दो दोस्त आ गए। यासुताका फिसलकर उनके सामने गिर पड़ा। वो चाहता था कि उसका दोस्त रिया का इंट्रो कराए, क्योंकि उसके घर पर इतनी सुंदर लड़की थी और उसने कुछ नहीं कहा। मोगी ने कमेंट किया कि चिहिरो आजकल अलग लग रहा है, ज्यादा एक्साइटेड। उसने कहा कि जाहिर है जॉम्बीज के अलावा उसे लड़कियां भी पसंद हैं। चिहिरो ने तुरंत उसे सही किया और क्लियर किया कि उसे आम लड़कियां पसंद नहीं है, सिर्फ जॉम्बीज। बाकी में उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं थी। फिर वो थोड़ा सोच में पड़ गया। रिया अब जॉम्बी बन चुकी थी। वो पूरा दिन उसकी फिक्र में इतना मग्न रहा कि भूल ही गया था। धीरे धीरे उसका चेहरा हैरानी और इमोशन का मिक्सचर बन गया। उसकी जिंदगी का सपना पूरा हो गया। इधर रिया घर पे उसका इंतजार कर रही थी, बहुत बेचैन। 6:30 बज गए थे और वो अभी तक लौटा नहीं। इंतजार करते करते बोर हो गया तो नहाने का फैसला किया। इधर उधर देखा, कोई नहीं था तो पूरा रिलैक्स फील हुआ। हंसते हुए शॉवर में घुस गया, उस फ्रीडम और खुशियों के फीलिंग का मजा लेते हुए। पानी बहुत गर्म था, लेकिन रिया को कुछ खास फील नहीं हुआ। उसके लिए ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। कभी भी उसने इतने छोटे प्लेस में नहाया नहीं था। और जब वो अपनी पीठ रगड़ रहा था, बिना सोचे समझे ब्रश अपने चेस्ट पे दबा दिया। नेचुरली मूव कर रहा था। अचानक दादाजी दरवाजा खोल देते हैं और उनकी आंखों के सामने एक जवान औरत का नंगा शरीर दिखता है। कंफ्यूज दादाजी सोचते हैं कि ये उनकी दिवंगत पत्नी है, जो मरे हुए से लौट आई और अपनी इमोशन में बिना सोचे उसे गले लगाने के लिए कूद पड़े। रिया ने उसे धक्का दिया, टॉवल से अपने आप को ढक लिया और भाग गई। उसी टाइम मेरो घर लौट आया और उसके दादाजी बड़ा हाई सोसाइटी वाला स्टाइल में बोले कि दादी उसे नहाने वापस आ गई थी। मेरो को फटाफट ही समझ आ गया कि वो झूठ बोल रहा है। उसकी दादी का नाम कियो था, रिया नहीं। रिया खुश थी। सब कुछ होने के बावजूद उस दिन ने उसे ढेर सारे नए एक्सपीरियंस दिए, ऐसी चीजें जो उसने कभी नहीं झेली थी। सबसे बड़ी बात, वो थोड़ा फ्री फील कर रहा था और इसी वजह से खुश था। 7:30 बजे शाम को चिहिरो घर लौटा। उसके फ्रेंड्स उसे लगातार बातें करवा रहे थे, इतने कि वो पूरा थक गया। घर में आते ही उसने देखा कि उसकी बहन डिनर तैयार कर रही थी। हालांकि किचन का हाल तो पूरा मेज था। लाइट ऑन करते ही उसने एक अनएक्सपेक्टेड सीन देखा। रिया पूरी भीगी हुई, उसके शरीर पर पानी चमक रहा था और उसकी नजरें खोई हुई थीं। वो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन कुछ तो गलत था। वो उसे प्रोवोक करने की कोशिश नहीं कर रही थी, बस अपने शरीर पर कंट्रोल खो रही थी। उसकी स्किन सख्त हो गई थी और वो हिल नहीं पा रही थी। चिहिरो ने उसे टच किया और पता चला कि ये सच था। उसके मसल्स अब काम नहीं कर रहे थे। यार, अब रिगर मोर्टिस शुरू हो रहा था। अगर ऐसा चलता रहा तो उसकी स्किन सड़ने लगेगी और महीने भर में बस कंकाल ही बच जाएगा। चिहिरो ने उसे ध्यान से उठाया और बिस्तर पे रखा। वैसे उसका बॉडी इतना सख्त था कि उसे मूव करना भी मुश्किल था। चिहिरो ने एयर कंडीशनिंग 20 डिग्री पे ऑन किया ताकि रिया का बॉडी ठंडा रहे और सडन न हो। वो उसके पास काफी टाइम तक बैठा रहा, जब तक खुद को ठंड नहीं लगने लगी। आखिरकार उसने उसे गुड नाइट कहा और दूसरे रूम में सोने चला गया। अगली सुबह जब मेरो उठा तो चिहिरो ने उसे पूछा कि क्या उसके पास ममिफिकेशन टेक्निक्स वाली बुक है। उसने हाँ कहा, लेकिन वो किताब उसने किसी क्लासमेट को दे रखी थी। चिहिरो बस हाँफते हुए सिग्नल लिया। अभी तक चिहिरो ने रिया के बॉडी को सड़ने से रोकने का कोई सही तरीका नहीं ढूंढा था। हालांकि उसने दरवाजे पे साइन लगा रखा था, एंट्री प्रोहिबिटेड। फिर भी उसे डर था कि कोई गलती से अंदर न चला जाए। अगर उसके परिवार वालों को पता चल गया कि क्या हो रहा है तो बड़ा स्कैंडल हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि क्लोसेट खाली कर दे ताकि रिया को रखने के लिए जगह तैयार हो सके। जब वो खत्म हुआ उसने उसे ध्यान से उठाया और वहां ले गया, लेकिन वो एक किताब पे फिसल गई और जमीन पे गिर गई। रिया का बॉडी उसके ऊपर लेटी हुई थी और चिहिरो घबराते हुए महसूस कर रहा था कि दिल 1000 बार प्रति घंटा धड़क रहा है। नीचे से उसके पापा चिल्लाए, चलो डिनर करने, लेकिन उसने अभी उसे छुपाना भी पूरा नहीं किया था। आखिरकार उसने रिया को अलमारी में रख ही दिया। ठीक उसी टाइम जब उसके पेट से आवाज आई, उसने सोचा कहीं जॉम्बी भी भूख महसूस करते हैं क्या। ज्यादा सोचने की बजाय उसने दरवाजा बंद किया और ऐसे नीचे चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। डिनर वैसे ही गुजर गया। उसके दादा हमेशा की तरह खा लिए और फिर भूल गए कि उन्होंने पहले ही खा लिया था। इसी बीच रांको-सांग परिवार के हवेली की तरफ जा रही थी खाना पहुंचाने। जैसे ही वो पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकली, उसने एक लड़की से टकरा गई, गुलाबी बालों वाली, जो उसे जिज्ञासु आंखों से देख रही थी। वो रिया की क्लासमेट थी। स्कूल में उसे कुछ दिन से नहीं देखा था और चिंता में थी। रास्ते में वो रिया के बारे में बातें करना बंद ही नहीं कर रही थी। कितनी अच्छी है, पढ़ी लिखी है, अच्छी स्टूडेंट है और सबको बहुत पसंद है। उसने रिया की कई फोटो भी दिखाई। रांको इतना सुन सुनकर थक गई और किसी बहाने का फायदा उठाकर जल्दी से अलविदा कह दी और वहां से चली गई। वो दिन हॉलीडे था तो कोई क्लासेस नहीं थी। चिहिरो के पापा ने सोचा कि चलो ये मौका पाते हैं तो घर की जनरल क्लीनिंग कर लेते हैं। वर्ष पोछते पोछते चिहिरो अपने आप में बड़बड़ाया कि अरे यार, अभी ये सब करने का टाइम नहीं था, मेरे पास तो और भी बहुत काम है। पापा ने उसे डांटा, बोले कि बाबू अभी मर गया था और तुमने तुरंत दूसरा बिल्ली ला दी। ये उनके हिसाब से थोड़ा डिसरेस्पेक्टफुल था। चिहिरो ने आश्वासन दिया कि ये बिल्ली वही बाबू है जो फिर से जिंदा हो गया और उसके दादा ने खुद अपनी आंखों से देखा है। दादा ने कहानी को कंफर्म किया और यहाँ तक कहा कि वो फिर से जिंदा हुई दादी के साथ बात भी ले चुके हैं। पापा ने उन्हें देखा और वो लोग भी। दादा पूरे गर्व से चिल्लाए कि उसने रेसरेक्शन का एलिक्सिर बना लिया है और पूरी ह्यूमैनिटी को इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। चिहिरो दादा की बात सुनकर हैरान हो गया और पूछा कि सच में ऐसा है क्या, लेकिन दादा जवाब देने से पहले ही झिझक गए।
क्लीनिंग करते करते चिहिरो ने सोचा कि उसे दादा से और जानकारी लेनी चाहिए। अगर उसे रिवाइव करने का फॉर्मूला पता है तो शायद ये भी पता होगा कि बॉडी को ऐसे कैसे सेव किया जाए कि सड़ न जाए। सोचते सोचते मेरो पास आया और अपने कमरे की क्लीनिंग की परमिशन मांगी। चिहिरो ने देखा कि कमरा थोड़ा गंदा है तो पहले उसने हाँ कर दी, लेकिन जल्दी ही अपना मन बदल लिया। उसने कहा कि वो अपनी क्लीनिंग हैबिट सुधारने की कोशिश कर रहा है और उसके पास सब कुछ पहले से ऑर्डर में है तो जरूरत नहीं है। मेरो फिर घर के किसी और हिस्से की सफाई करने चला गया। पूरा परिवार दोपहर तक सफाई में लगा रहा। तभी रानको आया और सबके लिए लंच लेकर आया। चिहिरो के पापा ने उसकी तारीफ की कि कितनी अच्छी है और मजाक में बोले कि अगर रानको उसकी बहू होती तो परिवार बड़ा खुशकिस्मत होता। रानको शर्म से लाल हुई और चिहिरो के सिर पे हल्का सा थप्पड़ मारा शर्म छुपाने के लिए। फिर बाय बाय कहा और अपने डिलीवरीज के लिए निकल गए। रास्ते में उन्हें याद आया कि उन्हें एक और जॉम्बी डीवीडी चाहिए तो वो वापस घर आए। चिहिरो अभी भी सफाई में तो रान को सीधे रूम में चला गया। वो अंदर गया और बिना सोचे ही ऐसे ही बंद कर दिया। बोला कितना बिजली का वेस्ट हो रहा है यार। फिर शेल्फ चेक करने लगा कि कौन सा हॉरर मूवी देखे। उसी वक्त अलमारी धीरे धीरे खुली। रानको ने देखा कि अलमारी से लंबा बाल बाहर निकला हुआ है और अजीब सा शोर भी सुनाई दिया। वो जिज्ञासा में पास गया देखने के लिए, लेकिन किसी को नहीं देखा। उसे नहीं पता था कि रिया अलमारी के ऊपर लेटी हुई थी। अचानक रिया का बैलेंस बिगड़ गया और वो रानको पर गिर पड़ी, जिससे रानको शॉक में पूरी तरह स्टिल हो गया। अपनी जॉम्बी स्टेट में रिया अपनी ताकत कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने उसे गड़बड़ तरीके से पकड़ लिया, जिससे वहां पूरा हड़कंप मच गया। रानको ने डरी हुई चीख मारी। चिहिरो चीख सुनकर सीढ़ी से दौड़ते हुए ऊपर गया। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने एक उलझा हुआ सीन देखा। रिया खुद पे काबू खो चुकी, अपने आप को रैंको पे फेंक चुकी थी। चिहिरो ने तुरंत बीच में आकर उन्हें अलग किया, रैंको को चोट लगने से रोका, लेकिन रिया अब भी कंट्रोल खो चुकी खुद को उस पे फेंक देती है, उसे चूमती है और जोर से गले लगाती है। उसका हग इतना जोरदार था कि लगता था जैसे उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। आखिरकार उसने उसे शांत किया, हालांकि दोनों ही इस कोशिश में थक चुके थे। जब रिया शांत हुई तो वो बिल्कुल शांति में लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रैंको अब भी परेशान, समझ नहीं पाया कि रिया वहां कैसे पहुंच गई और उसके लुक में कुछ अजीब सा देखा। उसकी फीकी त्वचा और बर्ताव बिल्कुल जॉम्बी जैसा लग रहा था। फिरियोसा ने उसे मारा जैसे कुछ बहुत बुरा करने के लिए उसे इल्जाम दे रही हो और नाराजगी में डांटा कि उसने सिर्फ जॉम्बी ऑब्सेशन के लिए एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर दिया। रैंको चिहिरो को गले से पकड़कर रोक रहा था, उसे बोलने ही नहीं दे रहा था। इसी बीच रिया बाबू के साथ घर छोड़ चुकी थी। दोनों छतों पर फुर्ती से चलते हुए दूर चले गए। चिहिरो खतरे को समझते हुए रैंको से कहा कि लड़ना छोड़ दे और अपने दादाजी को खोजने के लिए बाथरूम की तरफ। फिर वो छत पर चढ़कर उन्हें फॉलो करने लगा। तभी उसने अपने पापा से टकराया, जो नीचे से पूछ रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और रैंको ने इतनी जोर से चिल्लाया क्यों। चिहिरो जल्दी से बहाना बना लिया, बोला कि हम बस जॉम्बी मूवी देख रहे थे। छत से नीचे झांक के देखा तो रिया हॉर्टेंशिया के खेत के बीच में बैठी थी, पत्ते फाड़ रही थी और आराम से खा रही थी। लगता है उन पत्तों का कुछ असर था, आंखों में चमक वापस आ गई थी। कुछ ही मिनट में रिया को होश आया और उसने समझा कि वो कहाँ है। खुद को देखा और चिल्ला पड़ी जब उसने देखा कि उसके ऊपर कपड़े नहीं है। चिहिरो ने जल्दी से अपनी शर्ट फेंक दी ताकि उसे ढक सके। फिर उसे पूरी सिचुएशन समझ में आ गई। बाबू और रिया दोनों को हॉर्टेंशिया के पत्तों का जहर चाहिए था ताकि वो जॉम्बी के रूप में बने रहें। उसी टाइम दादाजी आ गए। वैसे ही हिचकिचाते हुए बिना किसी वजह के वो उत्साहित होकर लड़की के पास चिपक गए। उन्हें पहले से ही पता था कि उनके पोते ने मरे हुए लोगों को जिंदा कर लिया है, तो उन्होंने कुछ सलाह दे डाली। पहली, रिया को हमेशा हिलते डुलते रखना। दूसरी, उसके बॉडी का तापमान जितना हो सके कम रखना। और तीसरी, उसे हॉर्टेंशिया के पत्ते रेगुलर खिलाना। और उसने उसे ये भी चेतावनी दी कि उसे हर दिन ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो वो बेहोश हो जाएगी और पूरी तरह से हिलेगी भी नहीं। उसने ये भी समझाया कि वो रिजरेक्शन का जादुई पोशन बिल्कुल परफेक्ट नहीं था। ये सिर्फ डिकम्पोजिशन को थोड़ी देर के लिए डिले कर देता था, लेकिन पूरी तरह से रोक नहीं सकता था। और जैसे ही वो कोई पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढने वाला था, अचानक एक पॉट सीधे उसके सिर पर गिर गया। रनकुला ने उसे गुस्से में फेंका था क्योंकि उसने लड़की को टच किया था। इस चोट के बाद दादाजी फिर अपने नॉर्मल कंफ्यूजन वाले मोड में लौट आए। अब उन्हें थोड़ा टाइम देना था जब तक वो फिर से होश में आते, लेकिन फिर भी जो जानकारी मिली थी वो काफी थी ताकि चिहिरो रिया को स्टेबल करने का तरीका सोच सके। लेकिन अब एक और दिक्कत थी, वो सीक्रेट कि उसके घर में एक लड़की छुप के रहती है अब सबके सामने आ चुका था। चिहिरो को डर था कि उसके पापा को अगर सच्चाई पता चल गई तो वो रिया को घर से निकाल देंगे, तो उसने ठान लिया कि अब सब सच्चाई बता देनी चाहिए। चिहिरो ने अपने पापा से कहा कि रिया को घर में रहने दो। वो पूरी सिचुएशन नहीं समझा पाया, लेकिन उसे लगा कि अब उसे रिया की जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। उसने पापा से बहुत मिन्नतें की कि वो उसकी रिक्वेस्ट मान लें, और हैरानी की बात यह थी कि उसके पापा ने बिना किसी झंझट के मान भी लिया। उन्होंने कहा कि ये मंदिर हमेशा से उन लोगों की जगह रहा है जिन्हें कहीं और जगह नहीं मिलती, तो एक लड़की और रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, ये पहली बार था जब उन्होंने अपने बेटे को किसी ऐसी चीज के लिए परेशान देखा जो जॉम्बी नहीं थी। चिहिरो को थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि उसे पता था कि रिया एक जॉम्बी है, लेकिन उसने ये बात सीक्रेट रखने का फैसला किया। उसने रिया को बताया कि वो अब घर में रह सकती है। घर के सब लोग खुश थे, बस रैंको को छोड़कर, जो अंदर ही अंदर थोड़ी उदास थी। वो काफी टाइम से चिहिरो में इंटरेस्टेड थी, लेकिन अब कोई दूसरी लड़की उसकी जगह ले रही थी। अपने दिल की बात छुपाने के लिए रैंको ने खुश होने का नाटक किया। उसने चिहिरो से एक शर्ट उधार ली और काम पे चली गई। अपने दादाजी की
सलाह मानते हुए चिहिरो को हर दिन रिया की हालत देखनी पड़ती थी ताकि कोई अजीब सा बदलाव पता चल सके। इसी वजह से उसने सोचा कि वो उसी रात से एक डायरी लिखना शुरू करेगा। उसने रिया को अपना कमरा दे दिया क्योंकि उसे लगा कि दोनों का साथ में सोना ठीक नहीं रहेगा। रिया ने सिर हिला के उसका धन्यवाद किया और मुस्कुराते हुए थोड़ा इशारा किया कि अगर वो वहीं सो जाए तो भी कोई बात नहीं, उसकी कंपनी उसे परेशान नहीं करती। लेकिन चिहिरो तो घबरा गया। उसने तुरंत मना कर दिया और बोला कि जो किस हमने शेयर किया था वही काफी है। यह सुनते ही रिया झट से उठ गई और चिल्लाई कि कौन सा केस, और पूछा कि कहीं उसने उसके बेहोश होने का फायदा तो नहीं उठाया। उसने चिहिरो की गर्दन पकड़ ली और गुस्से में उसे डांटने लगी, जवाब मांगते हुए कि सच क्या है, ज्यादा बवाल ना हो। इसलिए चिहिरो ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, वो बस मजाक कर रहा था। उसकी बहन मेरो ने ये पूरा सीन दरवाजे से देख लिया और अपने रूम में जाकर एक छोटा सा पोएम लिख दिया, खुश होकर कि उसका भाई अब अपनी जवानी एंजॉय कर रहा है। अगले दिन चिहिरो ने डायरी लिखना छोड़ने का फैसला किया और कैमरा यूज करने लगा ताकि रिया के बॉडी में जो भी फिजिकल चेंजेस हो रहे हों वो रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि लिखना उसके लिए बहुत थकाऊ हो रहा था। उसने रिया के शरीर के हर हिस्से को ध्यान से रिकॉर्ड किया, ये देखने के लिए कि कहीं कोई ट्रांसफॉर्मेशन या गिरावट तो नहीं है। डिनर के टाइम उसके पापा ने पूछा कि वो रिया को फैमिली के साथ खाने पे क्यों नहीं बुलाता। चिहिरो ने जवाब दिया कि वो थोड़ी शर्मीली है और किसी को परेशान नहीं करना चाहती। फिर भी सब लोग उसके लिए दिलचस्पी और चिंता दिखा रहे थे और उसे घर का हिस्सा मान लिया था। मेरो ने तो रिया के लिए एक्स्ट्रा खाना भी बना दिया। थोड़ी देर बाद रांको एक पैकेट लेकर आया जिसमें औरतों के कपड़े थे जो चिहिरो ने उससे मंगवाए थे। फिर भी वो मजाक करते हुए बोला कि उसे तो अंडरवियर भी मंगवाना चाहिए था। फिर वो बोला कि रिया इतनी छोटी है कि शायद वो साइज उसके फिट ही ना आए, और कहा कि अगले दिन वो सुपरमार्केट जाकर उसके लिए कुछ सही साइज का ले आएगा। जाने से पहले चिहिरो जल्दी जल्दी बोल पड़ा कि रिया उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसे फालतू में चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर उसने उसकी मदद के लिए थैंक्स बोला, जबकि रांको बस मुस्कुराया और चला गया। जब चिहिरो ऊपर कपड़े लेकर गया तो उसने देखा कि रिया बाबू को हाइड्रेंजिया के पत्ते खिला रही थी। थोड़ी देर बाद अपने दादा की बात याद करते हुए चिहिरो उसे टहलाने ले गया। बूढ़े आदमी ने कहा था कि जॉम्बी को अपने शरीर को चलाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। दूर से सांका फैमिली उन्हें ध्यान से देख रहा था। रिया का बाप अब चुपके चुपके एक्टिव हो चुका था। जब से वो जॉम्बी बनी थी उसमें कुछ चीजें बदल चुकी थी। अब वो अपने शरीर को महसूस नहीं कर पाती थी, उसका स्वाद का एहसास चला गया था। उसे ना तो बाथरूम जाने की जरूरत थी ना सोने की। सब कुछ देखकर पक्का हो गया कि वो सच में मर चुकी थी। फिर भी उसे वो एहसास अच्छा लगा क्योंकि उस एहसास ने उसे आजादी दी थी। आखिरकार उसने अपने बाप के कंट्रोल से खुद को आजाद कर लिया था और अब वो जो चाहे वो कर सकता था। नरम और उम्मीद भरी नजर से वो चिहिरो के पास आया और उससे बोला कि वो उसकी बॉडी को संभालने में मदद करे। चिहिरो तो बस हैरान रह गया, कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोले। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो रिया की बॉडी को सड़ने से कैसे बचाए, उसे नॉर्मल लड़की की तरह जिंदा कैसे रखे। वो ये भी सोच रहा था कि अगर कभी हाइड्रेंजिया के पत्ते खत्म हो गए तो उनका कोई दूसरा ऑप्शन कैसे ढूंढे। सोचते सोचते वो सड़क पार कर गया और उसे ये तक नहीं पता चला कि एक कार बहुत तेज स्पीड में उसकी तरफ आ रही है। किस्मत से रिया ने वक्त रहते देख लिया और उसे झट से साइड में खींच लिया। रिया की जॉम्बी हालत में उसकी ताकत गजब की थी। बस हल्का सा खींचने पर ही रिया ने चिहिरो को कई मीटर हवा में उछाल दिया। फिर भी उसे जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। रिया का खूबसूरत चेहरा देखना ही किसी के लिए दर्द की दवाई जैसा था। उसने देखा कि उसका हाथ थोड़ा कट गया है तो बिना सोचे वो झुकाव चाटने लगी ताकि उसे डिसइंफेक्ट कर सके। उसे पता नहीं था कि ऐसा करने से कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं, लेकिन जैसे ही उसने पहली बार खून का स्वाद चखा उसके अंदर कुछ बदल गया था। अब हम लोग जानते हैं कि चिहिरो और रैंको इतने क्लोज क्यों थे। जब वो दोनों बच्चे थे रैंको का फैमिली विजिटेशन कैंप गई थी। चलते चलते रैंको किसी कब्रिस्तान में खो गई थी और डर के मारे रोने लगी थी। तभी उसी वक्त चिहिरो वहां आ गया उसे निकालने के लिए, क्योंकि वो अक्सर उसी जगह खेला करता था और उसे बिल्कुल डर नहीं लगता था। दोनों बच्चे हाथ पकड़ के गाँव वापस चले गए और तब से ही रैंको को उसके लिए एक अलग सा प्यार महसूस होने लगा। उसने सब कुछ अपनी माँ को बताया जिसने कुछ दिन बाद उसे चिहिरो के फैमिली से औपचारिक तरीके से मिलवाया। रैंको ने उसका हाथ पकड़ के बोल दिया कि अब से हम दोनों साथ में खेलेंगे। तब से वो रोज उसके घर जाने लगी। वो 1 साल बड़ी थी तो दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा था जैसे बड़ी बहन और छोटे भाई वाला। एक दिन चिहिरो ने उसे एक जॉम्बी मूवी दिखाई। जैसे ही कोई खून खराबे वाला सीन आया रैंको इतनी जोर से चीखी कि रोते हुए बाहर भाग गई। वो थोड़ी देर तक बाहर इंतजार करती रही, पर जब देखा कि चिहिरो उसे चुप कराने नहीं आया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने बोला चल बाहर खेलते हैं, ये हॉरर मूवी छोड़ दे, डर लगता है। लेकिन चिहिरो ने उसकी बात नहीं सुनी। चिहिरो तो पूरी तरह स्क्रीन में घुसा हुआ था जैसे बाकी दुनिया का कोई मतलब ही नहीं था। रैंको परेशान होकर अचानक टीवी बंद कर दी। तभी जाकर वो थोड़ा होश में आया। आखिर में चिहिरो ने मान ही लिया कि वो उसके साथ बाहर खेलने जाएगा। टहलते टाइम रैंको ने उससे पूछा कि उसे क्या चीजें पसंद हैं, तो उसने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जवाब दिया, सब कुछ जो जॉम्बी से जुड़ा हो। उसने बोला कि उसे जॉम्बी वाली मूवीज देखना और उनके बारे में किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। यहाँ तक कि जब वो दोनों बाहर खेलते थे तब भी चिहिरो को चेरी के पेड़ों के नीचे खुदाई करना ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि उसने सुना था कि पहले वहाँ लोग लाशें दफनाते थे। रैंको इतनी गुस्सा हो गई, बोली कि अब वो उसके साथ नहीं खेलेगी। कुछ दिन बाद उसका पूरा फैमिली सिटी वापस चला गया। रैंको तब भी नाराज थी। उसने चिहिरो से अलविदा तक नहीं कहा। 2 साल बीत गए और उसकी दादी की रिक्वेस्ट पर उसका परिवार फिर उस गाँव वापस आया और वहाँ एक रेस्टोरेंट खोलने का डिसीजन लिया। कमाल की बात ये थी कि उनका नया घर चिहिरो
के घर के बिल्कुल पास था। रांको की मम्मी ने चिहिरो को बुलाया कि वो घर आ जाए, लेकिन वो अपने जॉम्बी कॉमिक्स में घुसा हुआ था। एक शब्द तक नहीं बोला। रांको ने उसे बोला कि चल बाहर खेलते हैं या वीडियो खेलते हैं, लेकिन चिहिरो को कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो पूरे 2 साल से ऐसा ही था। थक हार के रांको ने उसे छोड़ दिया और उदास होकर टेबल पर जा बैठी। उसकी मम्मी उसके पास आई, उसकी हालत देखी और फिर उसे एक आइडिया दिया। पास ही में एक मूवी रेंटल की दुकान थी, बिल्कुल उसी टाइप की जो रैंको को पसंद थी। उसकी माँ ने उसे बोला कि वो चिहिरो को भी साथ ले जाए, सोचते हुए कि इससे उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। रैंको ने माँ की बात मानी और उसे दुकान ले गई, लेकिन जैसे ही वो दोनों अंदर गए, चिहिरो तो सीधा जॉम्बी मूवीज वाले शेल्फ पर भाग गया। रैंको को डर लगा क्योंकि कुछ मूवीज तो सिर्फ बड़ों के लिए थी, लेकिन फिर भी दुकान वाले अंकल ने बेच दी, ये बोलते हुए कि माँ बाप को कुछ मत बताना। घर जाते वक्त रैंको समझ ही नहीं पाई कि चिहिरो को जॉम्बीज से इतनी दीवानगी क्यों है। वो तो खुद एक एनिमेटेड फिल्म लेना चाहती थी, लेकिन उसने तो कुछ बिल्कुल अलग ही उठा लिया था। गुस्से में उसने वो डिस्क छीनी और वापस देने चल पड़ी और चिहिरो उसके पीछे पीछे भागता रहा, मिन्नतें करता हुआ कि प्लीज मत लौटाओ। तभी अचानक उनके सामने एक खतरनाक कुत्ता आ गया, जिससे दोनों डर के मारे रुक गए। चिहिरो ने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की ताकि कुत्ते का ध्यान बंटा दे और रैंको डर के मारे रोने लगी। वो जानवर लगातार पास आता जा रहा था, भौंकना बंद ही नहीं कर रहा था। चुप न रह पाते हुए चिहिरो ने पास में पड़ा एक पाइप उठाया और पूरी ताकत से हिलाया, जिससे कुत्ता डरकर भाग गया। इस बहादुरी की वजह से उसने रैंको की जान बचा ली। फिर रैंको ने चिहिरो का हाथ पकड़ा और दोनों साथ में घर लौट गए। उसने उसे धन्यवाद कहा कि उसने उसकी जान बचाई। उस दिन के बाद से ही रैंको के दिल में फिर से उसके लिए पुराने वाले प्यार वाले एहसास जगने लगे। रैंको फिर से चिहिरो की तरफ अट्रैक्ट हो गई और धीरे धीरे उसे उसकी दुनिया भी पसंद आने लगी। अब वो बिना डरे जॉम्बी वाली मूवीज भी देखने लगा, मतलब अब वो भी उसी अजीब शौक को शेयर करने लगा था। सबको लगता था कि रेया वेजिटेरियन है क्योंकि वो लोगों के सामने पत्ते खाती थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी असली सच्चाई क्या है। चिहिरो की बात करें तो वो कैमरा लेकर रेया को ऊपर से नीचे तक रिकॉर्ड करता रहता था, जैसे उसके शरीर का हर डिटेल कलेक्ट करने का ऑब्सेशन हो उसे। दादाजी तो वैसे के वैसे ही थे, खाते रहते और फिर भूल जाते कि अभी थोड़ी देर पहले ही खा चुके हैं। रात को रेया सोती नहीं थी तो वो गार्डन में जाकर चांद देखने लगती थी। चिहिरो भी उसके साथ बैठता और उसी टाइम वो अपने डायरी में लिखता कि रोज रेया में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। अभी अचानक बाबो वो बिल्ली आ गई और हाइड्रेंजिया के पत्ते उगलने लगी। तब उन्हें पता चला कि जॉम्बीज असल में उन पत्तों का जहर अपने अंदर लेते हैं और फिर बाकी बचा हुआ हिस्सा बाहर निकाल देते हैं। चिहिरो तो खुशी से झूम गया। उसने कैमरा रेडी किया ताकि रेया को भी ऐसा करते रिकॉर्ड करे, लेकिन रेया ने तो कुछ नहीं किया। और हाँ, लॉजिकली कौन किसी के सामने ऐसा करेगा भी भला। अगले दिन सुबह दोनों साथ में बाहर चले गए, लेकिन रिया को अपनी पसंद की चीज ढूंढने में 1 घंटे से भी ज्यादा लग गया क्योंकि वो पहले कभी शॉपिंग पर गई ही नहीं थी। आखिर में वो दुकान से एक मॉडर्न आउटफिट लेकर निकली जो उस पर काफी बढ़िया लग रहा था। जब तक वो ये सब कर रही थी, चिहिरो ने चुपचाप उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट खरीद लिया बिना कुछ कहे। फिर दोनों मॉल में ऐसे ही घूमते रहे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि कोई उन्हें देख रहा है। कुछ लोग आम कस्टमर बनकर वहां घुसे हुए थे जो छुपकर उन्हें देख रहे थे। वो सब रिया के पापा के भेजे हुए आदमी थे जो सही मौके का इंतजार कर रहे थे ताकि रिया को किडनैप करके वापस हवेली ले जा सके। इन सब से अनजान चिहिरो रिया के साथ हॉरर हाउस में चला गया। वो डर के मारे पर्दे के पीछे छिप गया, जबकि रिया बिना किसी एक्सप्रेशन के ऐसे ही घूम रही थी। उसके लिए वो नकली डरावनी फिगर्स और मॉन्स्टर्स कुछ भी नहीं थे। उसकी खुद की हालत से तो वो सब काफी छोटे थे। रिया ने तो यहाँ तक बोल दिया कि ये सब तो बहुत बेकार बने हैं, इनमें कोई स्टाइल या डिजाइन ही नहीं है। जब दोनों बाहर निकले तो चिहिरो ने कहा, मुझे मूवीज देखना और जॉम्बीज के बारे में पढ़ना तो बहुत पसंद है, लेकिन अगर कभी असली जॉम्बी मिल गया तो मैं डर के मारे मर ही जाऊं। फिर उसने वो गिफ्ट दिया जो उसने खरीदा था, एक स्पेशल जैकेट जिसमें ड्राई आइस रखने के लिए कंपार्टमेंट बने थे ताकि बॉडी ठंडी रहे। वो पहनने से रिया धूप में भी जा सकती थी बिना इस डर के कि गर्मी उसके शरीर को नुकसान करेगी। ये देखकर वो इतनी इमोशनल हो गई कि रोना आ गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि जॉम्बी होने की वजह से उसके आंसू गिर ही नहीं सकते। फिर भी वो बहुत खुश थी क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने उसे कुछ गिफ्ट किया था। दोपहर में दोनों को भूख लगने लगी थी। चिहिरो खाने लेने गया और उससे बोला कि वो वहीं रुके। उधर रेया ने हाइड्रेंजिया के कुछ पत्ते उठा लिए। जब वो अकेली थी तो पीछे पीछे जो बंदे उसका पीछा कर रहे थे वो हिलने डुलने लगे। कुल 3 आदमी थे और वो उसे पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन उसी वक्त वहाँ यासुताका आ गया जो शॉपिंग करते हुए गलती से रेया से टकरा गया। यासुताका हमेशा की तरह बिल्कुल बेशर्म निकला। वो जरूरत से ज्यादा रोमांटिक और चीजी टाइप बन गया। रेया का हाथ पकड़ लिया और बिना पूछे उसे वहां से खींच कर ले गया। पीछे जो 3 बंदे उसका पीछा कर रहे थे उन्होंने मौका देखा और किडनैपिंग की तैयारी में लग गए। यासुताका रेया को एक खुली जगह पर ले गया, बोला कि वहां उसे ज्यादा आराम रहेगा, लेकिन रेया साफ दिख रहा था कि परेशान है। दोपहर की तेज धूप उसके जॉम्बी वाले शरीर के लिए बहुत ज्यादा थी। वो तीनों बंदे बोले, अब मौका है। उनमें से 2 ने रेया पर झपट्टा मारा और तीसरे ने यासुताका को मारा ताकि उसे अलग कर सके, लेकिन किस्मत से रेया ने तुरंत रिएक्ट किया और एक जोरदार किक मारकर उनमें से एक को नीचे गिरा दिया। बाकी बंदे ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो उसे 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला पाया। तभी उसी टाइम चिहिरो वापस उसी जगह पर आया, पर उसे वहां रेया कहीं दिखी ही नहीं। जब उसने टूटी कुर्सियां और इधर उधर बिखरे हुए पेपर्स देखे तो उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। वो मॉल के अंदर भागता रहा उसे ढूंढने के लिए, जब तक कि उसे बाहर से किसी की चीख सुनाई नहीं दी। बाहर निकल के देखा तो रेया उन 3 आदमियों को कुर्सी से पीट रही थी और सबके सब जमीन पे पड़े हुए थे। चिहिरो ने उसका नाम लेकर आवाज लगाई तो वो मुस्कुराकर बोली,
थैंक यू, तूने मेरी जान बचाई। लेकिन असल में उसने कुछ किया ही नहीं था, वो तो बस दंग रह गया। रिया तो सच में बहुत ताकतवर थी। उसने लकड़ी की बेंच उखाड़ दी थी जो स्क्रू से फर्श में लगी हुई थी। तभी चिहिरो को दिखा कि उन गिरे हुए आदमियों में यासुताका भी पड़ा था। उसने उनमें से एक अपहरण करने वाले को पकड़ लिया और पूछताछ करने लगा। जबरदस्ती उससे बुलवाया कि उन्हें किसने भेजा था। चिहिरो को शक हुआ कि ये सब रिया के बाप का किया धरा है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पता करता, बाकी दो गुंडे उठ खड़े हुए और चिहिरो को काबू में करके खींचते हुए भाग गए। रिया ने पीछे से भागकर उन्हें रोकने की कोशिश की, पर यासुताका जो अभी तक हक्का बक्का था, उसने रिया की टांग पकड़ ली बिना समझे कि वो क्या कर रहा है, और ऐसे ही उसने रिया को रुकवा दिया। जैसा लोग बोलते हैं ना, किसी बेवकूफ साथी से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। उसी की वजह से वो लोग तक नहीं पहुंच पाया। अपहरण करने वाले लोग चिहिरो को लेकर भाग निकले। सेफ जगह पहुंचने के बाद उन्होंने रिया के बाप को बताया कि वो लड़की को पकड़ नहीं पाए, लेकिन उसके साथ वाला लड़का उनके पास है, और पूछा कि अब क्या करना है। वो बंदा पूरा कूल होकर बोला कि उसे मेरे पास लाओ, मैं खुद उसका ध्यान रख लूंगा। अब इस ड्रामे का एंड करने का टाइम आ गया है। अब हमें बताया जाता है कि रिया जब चिहिरो के लाइफ में आई है, तब से चिहिरो के फैमिली में क्या क्या चेंजेस आई है। जब से रिया चिहिरो की लाइफ में आई थी, उसके घर की रोजमर्रा की लाइफ में ज्यादा कुछ बदला नहीं थी। मेरो अभी भी घर के सारे काम संभालती थी, क्योंकि घर में वही अकेली लड़की थी, बाकी सब तो पूरे आलसी थे। हर रात जब वो अपने कमरे में वापस जाती थी तो देखती कि उसका भाई बाहर छोटे से टेंट में बैठा कुछ ना कुछ कर रहा होता था। जब से रिया वहां रहने लगी थी, वो हर रात उसी तरह बाहर वक्त बिताता था। घर के कामों के अलावा मेरो भी बाकियों की तरह स्कूल जाती थी। वहाँ उसकी दो क्लोज फ्रेंड्स थी, एक ब्राउन बालों वाली लड़की जिसका नाम मिको था, और दूसरी छोटी बालों वाली काली बालों की लड़की जिसका नाम इची था। ये तीनों स्कूल की छत के कॉरिडोर में मिलते थे, जिसे उन्होंने अपना सीक्रेट बेस बना रखा था। वो जगह उनकी फेवरेट टॉपिक जॉम्बीज पर बात करने के लिए थी। एक दिन इची ने उन्हें बताया कि उसने स्कूल के अंदर एक जॉम्बी देखा है। उसने बोला कि वो आर्ट टीचर है, मिस यामा। कुछ दिन पहले इची आर्ट क्लासरूम में कुछ भूल गई थी, तो क्लास के बाद वो वापस गई अपना सामान ढूंढने। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंची, अंदर से कोई अजीब सी आवाज आने लगी। जिज्ञासा में उसने दरवाजा बस कुछ सेंटीमीटर तक खोला झांकने के लिए, और जो उसने देखा उसे देखकर वो पत्थर की तरह जम गई। टीचर यामा के हाथ में ताजा मांस का टुकड़ा था जो खून में पूरा भीगा हुआ था, और वो उसे बड़े मजे से खा रही थी। फिर उसने और मांस के टुकड़े एक बैग में रखे जो खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे उसके अंदर कोई जिंदा चीज हो। अगले कुछ दिनों में टीचर हमेशा अपने साथ वही अजीब सा काला बैग लेकर घूमती थी जो रुकता ही नहीं था हिलने से। इसके अलावा वो बहुत अजीब ढंग से चलती थी, लड़खड़ाते हुए, चेहरा बिल्कुल फीका, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, और चेहरा बिल्कुल सूखा सूखा। ये सब देखकर इच्ची को पूरा यकीन हो गया कि मिस यामा पक्की वाली जॉम्बी है। तीनों दोस्तों ने मिलकर उसकी जांच करने का डिसीजन लिया। स्कूल खत्म होने के बाद वो तीनों आर्ट क्लासरूम में एक टेबल के पीछे छिप गए उसे देखने के लिए। मिस यामा हमेशा की तरह आई और सच में अपने बैग से कोई जिंदा चीज निकाली, जिसे वो खून से भीगे मांस के टुकड़ों से खिला रही थी। डर से कांपती लड़कियों से गलती से एक मूर्ति टकरा गई, जिससे आवाज हुई और उनकी पोल खुल गई। जब वो पकड़ी गई तो टीचर उन्हें अपने घर ले गई, और आखिर में सब कुछ साफ हो गया। उसके बैग में जो था वो असल में उसकी पेट थी, या एक छोटा सा मगरमच्छ। उसको घरेलू जानवरों के लिए थोड़ी अजीब सी टेस्ट वाली चीज पसंद थी। उसे डर था कि घर में अकेले छोड़ देगी तो कुछ हो जाएगा, इसलिए वो उसे अपने साथ ले गई और क्लास के बाद सुअर के लीवर से फीड किया। एक दिन जब उसने देखा कि वो ऐसे भूख से खा रही है, तो क्यूरियोसिटी में उसने खुद भी कच्चा लीवर छकने का सोचा, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला। कई दिनों तक पेट खराब रहने की वजह से वो बीमार रही। डिहाइड्रेशन की वजह से उसका चेहरा ढसा हुआ और पीला पड़ गया था, इसी से उसकी अजीब सी शक्ल बनी हुई थी। तो यार, पहले जॉम्बी वाला केस बस एक सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग निकला। थोड़े ही टाइम बाद मिको ने बताया कि उसने एक और सपोज्ड केस देखा। घर जाते वक्त उसे एक उल्टी सी गंध आई जो उसे पास के घर तक ले गई। क्यूरियोसिटी में वो दीवार से झांक गया और हॉरर में उसने देखा कि अंदर बड़े बड़े क्यूब्स हैं जो हड्डियों से भरे हुए थे। गंध इतनी ज्यादा थी कि सहन करना मुश्किल था। भागने से पहले घर वाला उसे पकड़ लिया, लेकिन यार वहाँ कोई जॉम्बी नहीं थे। पता चला कि वो फैमिली हड्डियों को उबाल के ब्रॉथ बना रहे थे, क्योंकि वहां पर वो लोग नूडल रेस्टोरेंट खोलने वाले थे। डर के कॉम्पेंसेशन में उन्होंने मिको को एक प्लेट सूप दी। शुरू में तो उसे गंध की वजह से नाक बंद करनी पड़ी, लेकिन जब उसने टेस्ट किया तो यार पता चला कि ये बहुत टेस्टी था और खाना छोड़ ही नहीं पाया। एक पल में मिको ने पूरी प्लेट नूडल्स खा डाली बिना एक ड्रॉप छोड़े। आखिर में उस केस का जॉम्बीज से कोई लेना देना नहीं था। फिर मरो की बारी आई, जिसने बताया कि उसके घर में एक जॉम्बी लड़की रहती थी। असल में ये बात उसके भाई चिहिरो ने कही थी, हालांकि उसे पूरी तरह यकीन नहीं था। फिर उसने अपनी बचपन की यादें बतानी शुरू की। जब तक उसे खुद का एहसास हुआ, उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी। उसे बस इतना याद था कि उस वक्त उसकी माँ के हाथ ठंडे थे और माथे पर सफेद पट्टी लगी थी। पूर्णिमा के दिन मरो अक्सर अपने मंदिर पर फल और फूल लेकर जाता था, उन्हें स्मारक के तौर पर अर्पित करने के लिए। कभी कभी वो अपने भाई को धूप जलाते और जॉम्बी कुकीज चढ़ाते देखता। फिर भी वो इसे स्नेह का संकेत मानता था, एक तरीका जिससे दोनों अपनी माँ की याद को जिंदा रखते थे। कब्रिस्तान घर के पास था, इसलिए रिया अक्सर वहां से गुजरती रहती थी। जब रांग को घर आता तब ये उसका शरण स्थल बन जाता, क्योंकि रिया दूरी बनाए रखना पसंद करती थी ताकि उसके और चिहिरो के रिश्ते के बारे में गलतफहमियां न हो। एक दिन जब वो मरो के साथ मिली तो पता चला कि उसकी माँ बहुत समय पहले ही मर चुकी थी। उस समय तक रिया सोचती थी कि उसकी माँ बस दूर कहीं काम कर रही थी। वो मरो की ताकत की तारीफ करती थी, जो घर के सारे काम संभालता था। रिया खुद कुछ भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसके पास हमेशा नौकर चाकर मौजूद रहते थे। इसलिए
तो रिया ने कहा, चलो घर के काम में मदद कर देती हूँ। मेहरों की नजर से देखो तो रिया को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। उसकी आवाज, उसके हाव भाव, उसकी गर्मी, सब कुछ। उसका चेहरा लाल हो गया और रिया कंफ्यूज्ड हो गई। सोचा शायद लड़की को बुखार है। जब रिया ने अपना हाथ मेहरों के माथे पर रखा तो उसे लगा, अरे ये तो ठंडी है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। खुद को रोक ना पाई, धीरे से बोली, माँ। जो उसने कहा उसके बाद उसे शर्म से लाल हो गई, भागी बाहर और फिसल कर गिर गई। रिया दौड़ी उसकी मदद करने और ध्यान से उसके घाव पर पट्टी बांधी। उसी पल से मेहरों फिर से वो महसूस करने लगा जो बचपन में कभी नहीं महसूस किया था, माँ जैसी गर्माहट, कुछ ऐसा जो उसने कभी एंजॉय नहीं किया। जब उसकी कहानी खत्म हुई बाकी दो दोस्त बस चुप रह गए। कहानी इतनी इमोशनल थी कि लगता ही नहीं था कि ये कोई जॉम्बी वाली कहानी है। चिहिरो एक बड़े कमरे में बंद था, पूरा शरीर बंधा हुआ। एक नौकरानी ने उसे पानी का गिलास दिया, थोड़ी दया दिखाते हुए, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, कहा कि उन्हें उसे जाने दो और अपहरण का आरोप लगाया। थोड़ी देर बाद एक औरत जो कॉरिडोर से गुजर रही थी चिल्लाहट सुनकर पास आई। ये अरिया थी, डैनी चिरो की बीवी, रिया की स्टीप मदर। उसे ये जानने की जिज्ञासा थी कि उसकी बेटी और उस लड़के के बीच क्या रिश्ता है। भले ही उसने माना कि सिर्फ एक किस्से कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि रिया तो जॉम्बी थी। उसके हिसाब से समय के साथ उसका बॉडी धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाएगा, साल झड़ती और अलग हो जाती है। यार ये तो घिनौना है। चिहिरो को भरोसा ही नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। वो औरत रिया की माँ थी और फिर भी उसने अपनी बेटी के बारे में इतने घिनौने शब्दों में बात की। फिर अरिया ने क्लियर किया कि वो उसकी बायोलॉजिकल मां नहीं थी। रिया डैनी चिरो की पहली बीवी की बेटी थी, जबकि वो सिर्फ एक नौकरानी थी जिसे उसने बाद में बीवी बना लिया। भले ही वो पहले नौकरानी थी, अरिया कोई बेवकूफ औरत नहीं थी। वोरिया फैमिली सिर्फ अच्छे पढ़े लिखे और ट्रेनिंग वाले कर्मचारियों को ही हायर करती थी। खराश वाली आवाज में उसने चिहिरो को बताया कि सब कैसे हुआ। जब डैनी चिरो अभी जवान था, स्टाफ की कई औरतें उसकी मर्जी पाने की कोशिश करती थीं ताकि उससे शादी कर सकें और पोजीशन बढ़ा सकें। अरिया उनमें से एक थी, लेकिन उसकी वजह अलग थी। उसे पैसे या पावर नहीं चाहिए थे, बस डैनी चिरो का सच्चा प्यार चाहिए था। लेकिन उसके सारे कोशिशें ऐसे लग रहे थे जैसे बेकार हो। उसे किसी औरत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। धीरे धीरे लोग ये अफवाहें फैलाने लगे कि उसे लड़कियों में दिलचस्पी ही नहीं है। दैनिक चिरो जब यूनिवर्सिटी में आया तभी अरिया को सर्विस के हिस्से के तौर पर रखा गया। उसे थोड़ा टाइम लगा उसकी आदतें समझने में, लेकिन जब समझ गया तो उसने पूरा ध्यान लगा दिया उसे हर चीज सीखने में। उसके टेस्ट, आदतें और तरीके, उसकी वजह से अरिया ने थोड़ा भरोसा जीत लिया और उसके करीब वाले काम हमेशा उसे ही दिए जाने लगे। कई बार अरिया ने कोशिश की कि फिजिकली पास जाकर कोई रिएक्शन निकाल पाए, लेकिन दैनिक चिरो हमेशा अलग और दूरी बनाए रखा। सब कुछ बदल गया उस दिन जब एसग्रीमा टूर्नामेंट हुआ। दैनिक चिरो के परिवार ने इस इवेंट का मेन स्पॉन्सर था और इसी वजह से उन्होंने मेंशन के आसपास के लोगों को बुलाया इसे देखने और यहाँ तक कि भाग लेने के लिए। कई क्वालिफाइंग राउंड हुए जब तक सिर्फ दो कंपिटिटर्स बचे, दैनिक चिरो और एक गोरे बालों वाला लड़का। लंबी टक्कर के बाद दैनिक चिरो जीत गया। ऑडियंस ने उसकी तारीफ की, लेकिन वो गर्व महसूस करने के बजाय इरिटेटेड था। उसकी तलवार के एक्सपीरियंस ने उसे पता लगा दिया कि विरोधी ने जानबूझकर हारने दिया था। गुस्से में उसने अपने ग्लव्स जमीन पे फेंक दिए और वहां से चला गया। दिन के आखिर में जब वो गांव छोड़ने वाला था तो एक व्हील चेयर वाला जवान उसके पास आया, उसके पीछे छोड़े हुए ग्लव्स लौटाने। शांत आवाज में उसने बोला कि भले ही लड़ाई सुलझ गई हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो सालों की मेहनत बेकार गई और जो रिजल्ट उसे पसंद ना आए उसे मानना खुद के लिए रिस्पेक्ट ना दिखाने जैसा होगा। उसने जोड़ा, उसकी बातें और उसकी अच्छाई ने दानी चिरो पे गहरा असर छोड़ा। थोड़ी ही देर में उसने उसके लिए फूल लेकर प्रपोज कर दिया, भले ही वो लड़की सिर्फ 15 साल की थी। इस फैसले ने पूरे कबीले में बड़ा हंगामा मचा दिया। जो इस शादी के लिए पूरी तरह से विरोधी था वे इसे बिल्कुल भी सही नहीं मानते थे कि उनका वारिस किसी अनजान औरत से शादी करे, और वो भी जो थी। लेकिन दानी चिरो ने पीछे नहीं हटा। वो उसके प्यार के लिए अपने परिवार से तोड़ने तक को तैयार था। आखिर में शादी हुई। वो जवान लड़की उसकी पत्नी बन गई और बाद में रिया को जन्म दिया, लेकिन जन्म के थोड़े ही समय बाद वो मर गया। दानी चिरो अपनी पत्नी के कब्र पे बच्चे को गोद में लेकर गया और वो जो खालीपन महसूस कर रहा था उसकी कोई बात नहीं थी। उसके बाद से उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहा। वो मुश्किल से खाना खाता और सोता और उसकी सेहत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उस टाइम बस एरिया ही उसके साथ रही और पूरी दिल से उसकी देखभाल करती रही। वो दिन रात उसकी सर्विस में लगी रहती। जब उसका मन टूटने वाला लगता तो उसे उठाती। उसकी लगन ने काम किया। डैनी चिरो धीरे धीरे ठीक हो रहा था और आखिर में उसने ये तय किया कि वो एरिया से शादी करेगा। एरिया दुल्हन का लिबास पहने मान रही थी कि उसने अपना सपना पा लिया, लेकिन सच में वो शादी सिर्फ दिखावा थी। अगले सालों में डैनी चिरो ने उसे प्रैक्टिकली इग्नोर किया। उन्होंने कभी कोई असली करीबियत शेयर नहीं की। उसका सारा प्यार सिर्फ रिया पर था। उसने शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसे लगा कि उसकी बेटी को माँ जैसी फिगर की जरूरत है। दिन ब दिन वो रिया के साथ खेलता और टाइम स्पेंड करता, जबकि एरिया दूर से देखती रहती। एक दिन जब उसने तिरस्कार से तंग आ गया, उसने डैनी चिरो को ट्रिप करने का प्रपोजल दिया ताकि उसका मन क्लियर हो सके। ट्रिप का फायदा उठाते हुए एरिया चाहती थी कि ये हनीमून की तरह भी रहे, क्योंकि शादी वाले दिन से डैनी चिरो ने उसे कभी टच नहीं किया था। उसने ट्रिप पर जाने को हाँ किया, लेकिन जोर दिया कि रिया भी उनके साथ जाए। ट्रिप के दौरान उसकी सारी अटेंशन सिर्फ रिया पर थी और एरिया ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया, जैसे उसे अपने मन की करनी दी। वे दोनों बस तब साथ रहते थे जब रिया अपनी माँ से कहती कि उसकी यादगार फोटो में उसके साथ आए। वैसे भी जितना भी दूर दूर वाला ट्रीटमेंट उसे मिलता, अरिया इसे बिल्कुल नॉर्मल समझती थी। उसे लगता था कि ये बस एक डैड और बेटी
के बीच प्योर प्यार का नमूना है, कुछ भी ज्यादा नहीं, बिल्कुल नेचुरल और सच्चा। लेकिन एक दिन मेयर ने उससे कहा कि अब डैनी चिरो का अटेंशन पाने की कोशिश छोड़ दे, क्योंकि चाहे वो कितना भी कोशिश करे उसे कभी उसका ध्यान नहीं मिलेगा। फिर मेयर ने उससे एक शॉकिंग सीक्रेट शेयर किया। उसने उसे एक दीवार तक ले गया जिस पर एक छोटा सा होल था और कहा कि इसे देख, एक सीक्रेट बड़ा और हिडन रूम, ऐसा जगह जहाँ डेंगू अपनी बेटी से फोटो खिंचवाने के लिए पोज करवाता है। उस टाइम रिया अभी छोटी थी, इसलिए उसने अपने पापा की बात माने बिना समझे कैमरा फ्लैश की लगातार झपकियों ने रिया को आखिरकार पूरी सच्चाई समझा दी। डैनी चिरो कभी रिया की माँ के लॉस को ओवरकम नहीं कर पाया था। उसने अपनी लेट वाइफ का फेस अपनी बेटी में देखा, इसलिए डैनी चिरो ऐसा बिहेव करता था। गहराई में वो रिया को अपनी बेटी की तरह नहीं देखता था, बल्कि जैसे वो उसकी लेट वाइफ की रीइंकार्नेशन हो। उसके लिए दोनों में कोई फर्क नहीं था। आर्या का कंट्रोल उड़ गया। उसने कपड़े उतारे और एक डेस्परेट मूड में चिहिरो के पास जाकर उसके अटेंशन पाने की कोशिश की। वो उसे चुंबन देने वाला था, लेकिन चिहिरो टाइम रहते हट गया और दोनों जमीन पर गिर पड़े। उसने उसे बता दिया कि वो उसके लिए कुछ महसूस नहीं कर सकता, उसे सिर्फ जॉम्बी लड़कियों में इंटरेस्ट है, लिविंग लड़कियों में नहीं। आर्या फूट फूट के रोने लगी, फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सब बस रिया को देख रहे थे। तभी बाबू आया उसे कंसोल करने की कोशिश करने। आर्या ने उसे थोड़ी देर प्यार से हग किया, लेकिन जब उसे समझ आया कि वो भी ज़ॉम्बी है तो उसने उसे डराकर भगा दिया, जिससे बिल्ली भी इरिटेट हो गई। कुछ देर बाद एक नौकरानी ने चिहिरो को मिस्टर डैनी चिरो के पास पहुंचा दिया। आर्या अभी भी दुखी थी, फीलिंग इग्नोर्ड, यहाँ तक कि अपने ही पति की तरफ से भी। वहीं दूसरी तरफ रिया ने ड्राइवर से कहा कि उसे फैमिली मैंशन वापस ले जाए। रिया ने ड्राइवर से कहा कि थोड़ा फास्ट चलाओ और एसी ऑन कर दो। ड्राइवर ने ओबीडियंस दिखाया, हालांकि उसने सोचा कि इतनी ठंडी वेदर में ये करना थोड़ा बेमतलब है, और ये भी डाउट किया कि लड़की ट्रैवल का पैसा भी दे पाएगी या नहीं। इसी बीच नौकरानी ने चिहिरो को पूरी तरह अंधेरे कमरे में धकेल दिया। कुछ मिनट बाद लाइट्स एक एक करके जलने लगी और वो सारे फोटोज दिखने लगे जो डैनी चिरो ने अपनी बेटी के सालों में ली थे। कुछ देर बाद डैनी चाइरो आया और गर्व से अपने मास्टरपीसेस देख रहा था। उसने चिहिरो का धन्यवाद किया कि उसने उसकी बेटी को बचाया और कहा कि इसके लिए उसने समझा कि अब उसे अपनी बेटी को पहले से ज्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसकी इनोसेंस और प्योरिटी बचाते हुए। लेकिन अचानक उसका टोन बदल गया। उसने उस पे सारे प्रॉब्लम्स का इल्जाम डाला जो हुए और कहा कि अब उसे इसका पेमेंट करना पड़ेगा। दानी चिरो ने चिहिरो को दूसरी रूम में ले जाया। लड़के को वहाँ खतरनाक माहौल महसूस हुआ और भागने के लिए उसने बहाना बनाया कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन मेड ने मना कर दिया और कहा कि वो वहीं कर सकती है, बाद में सफाई कर देगी। आखिरकार जो जगह दानी चिरो ने उसे दिखाई वो एक ट्रेनिंग रूम निकली जहाँ स्क्रमिश डुअल्स की प्रैक्टिस होती थी। आदमी ने उसे फाइट के लिए चैलेंज किया और कहा कि जो भी उसे हरा देगा वही रिया का ख्याल रख सकेगा। इस बीच रिया पूरी तरह से मेंशन की तरफ भागी। ड्राइवर जगह की साइज देखकर इंप्रेस हुआ और सोचा कि लड़की उसे पेमेंट कर पाएगी, इसलिए उसने सोचा बाहर ही उसका इंतजार करता हूँ। रिया ने 2 मिनट से कहा कि उसे उसके पापा के पास ले जाएं, लेकिन वो दोनों उसे बेवकूफ बहानों और बेकार की बातों से टाइम पास कराने लगी। उनका मकसद टाइम खरीदना था ताकि 2 आदमी उसे पकड़ सकें। जब वो उसे पकड़ने में कामयाब हुए तो एक मेड गई लेडी ऑफ द हाउस को बताने, लेकिन उसने गुस्से में कहा कि उन्हें परेशान मत करो, रिया को रिसीव करने का कोई कारण नहीं है। यंग वुमन को मेड्स ने बेसमेंट में लॉक कर दिया और आखिरकार उन्होंने अपना असली इरादा दिखाया। मेड्स ने प्लान बनाया कि रिया को उस बेसमेंट में टॉर्चर करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। उन्होंने उसे फांसी की तरह टांगा और अपनी पनिशमेंट शुरू कर दी हंसते हुए, क्योंकि वो इस मोमेंट का काफी टाइम से इंतजार कर रही थी। इस बीच चिहिरो ने प्रोटेक्टिव सूट पहन लिया, पूरी तरह तैयार दानी चिरो का सामना करने के लिए। हालांकि उसने बड़ी दिमागी लगन से बोला, पर सच में वो बस एक शुरुआती था। किसी एक्सपीरियंस वाले को हराने का तो नामो निशान भी नहीं था, इसलिए चिहिरो ने टाइम खरीदने के लिए बकवास बातें शुरू कर दी। उसी टाइम में मेड लोग अपना क्रूर खेल खत्म कर चुके थे। उन लोगों ने रिया को उसके मन मुताबिक कॉस्प्ले कपड़े पहनने पर मजबूर किया, बिना कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाए। फिर भी रिया गुस्से में थी क्योंकि उसे पता था कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। जॉम्बी वाली ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी जंजीरों को तोड़ दिया और मेंशन से बाहर दौड़ पड़ी चिहिरो को ढूंढने। इस बीच चिहिरो बेकार की बातें करता रहा। दानी चिरो का ध्यान भटकाने के लिए नैतिकता और जिंदगी वाली बातें करने लगा, पर जब उसने गलती से ये जिक्र कर दिया कि वो अपनी बेटी की हर बर्थडे की फोटो खींचता था जो सिर्फ पापा और बेटी के बीच का सीक्रेट था, तो दानी चिरो का चेहरा गुस्से से तना हुआ हो गया। गुस्से में पागल होकर दानी चिरो ने जोरदार स्ट्राइक मारी, उसकी आर्मर तोड़ते हुए चिहिरो के पेट में घुसा दी। उसी टाइम पर रिया आ गई और पूरा सीन देख लिया। उसके पीछे मेड लोग भी थे। दानी चिरो ने ठंडे दिल से कह दिया कि उसके पावर वाले लिए लड़के को बिना कोई निशान छोड़े गायब करना बिल्कुल मामूली बात है। चोटिल शरीर होने के बावजूद चिहिरो ने ताकत जमा की और अपने सिर से सीधे दानी चिरो के चेहरे पर वार कर दिया, जिससे वो दर्द और गुस्से में चिल्लाया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि लड़का अभी भी कैसे खड़ा है। चिहिरो भी हक्का बक्का था, उसे भी समझ नहीं आया। घाव उसे बिल्कुल भी नहीं दर्द दे रहा था। फिर उसे याद आया कि पिछली रात रिया ने उसके जख्म को चाट के डिसइंफेक्ट किया था। उसके लार में जो पॉइजन था वो उसके खून में पहुंच गया और अब उसका शरीर दर्द महसूस नहीं कर रहा था। उसे नहीं पता था कि इसके कोई नतीजे होंगे या नहीं, लेकिन उस पल ये उसके लिए सबसे बड़ा
एडवांटेज बन गया। डनिचिरो यकीन न कर पाते हुए ये मानने से इनकार कर रहा था कि उसे एक साधारण लड़के ने पीछे छोड़ दिया। डनिचिरो ने अपनी तलवार उठाई और जोर से चिहिरो की गर्दन की तरफ स्विंग किया। वो सोच रहा था मिरेकल्स कुछ भी हो जाएं, लेकिन सिर काटना अभी भी डेडली है। लेकिन डेस्परेशन में रिया ने वो तलवार उठाई जो अभी भी चिहिरो के पेट में लगी हुई थी और उसे अपने पिता के वार को रोकने के लिए इस्तेमाल किया। उसने मजबूती से कहा कि अगर वो उसे मारना चाहता है तो पहले उसका कॉर्प्स पार करना पड़ेगा, लेकिन डनिचिरो ये नहीं कर सका। वो सब कुछ जो उसने किया, जैसा कि उसने कहा, अपनी बेटी के लिए था। अपनी इन्फ्लुएंस से उसने दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस डॉक्टर से कांटेक्ट किया था ताकि रिया को फिर से इंसान बनाने का तरीका मिल सके। अगर वो उसके साथ विदेश जाने के लिए तैयार हो जाती तो सक्सेस के चांसेस बहुत हाई होते, लेकिन रिया ने जोर से मना कर दिया। उसे अपना ज़ॉम्बी बॉडी पसंद था और वो उसे बदलना नहीं चाहता था, भले ही उसकी लाइफ थोड़ी ही हो सकती थी। उसने कहा कि वो खुश रहेगा जब तक वो चिहिरो के पास रहेगा। डानिचिरो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी बेटी इतना सिंपल तरीका क्यों सोचती है। तभी चिहिरो बीच में आया और समझाया कि असली में रिया जो चाहती थी वो ये थी कि वो एक आम लड़की की तरह जी सके, वो चीजें कर सके जो उसे खुश करती हैं, बाहर जा सके और जो चाहे खरीद सके, और सबसे बड़ी बात किसी के निगरानी में ना रहे। जब डानिचिरो ने आखिर में अपनी बेटी की असली ख्वाहिशें समझी तो वो रो पड़ा। उसकी गलती ये थी कि उसने कभी उसकी बात नहीं सुनी और उसे वो रास्ता फॉलो करने के लिए मजबूर किया जो उसने सही माना। फिर भी चिहिरो उसके साथ एक चीज पर सहमत हुआ, रिया को फिर से इंसान बनाने वाला एंटीडोट बनाने का रास्ता निकालना। उस वादे के साथ डानिचिरो ने अपनी बेटी को चिहिरो के हवाले किया, लेकिन सिर्फ थोड़े टाइम के लिए। उसने कहा कि वो विदेश जाएगा और दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट्स के साथ मिलकर वो इलाज ढूंढेगा जिससे ज़ॉम्बी फिर से इंसान बन जाए। और जाने से पहले वो चिहिरो के कान के पास गया और ठंडी आवाज में फुसफुसाया, अगर तू मेरी बेटी की मासूमियत का फायदा उठाए तो कसम तुझमें से भी आत्मा ठीक से नहीं बचेगी। इतना कहकर डानिचिरो अपने ट्रिप की तैयारी करने चला गया। चिहिरो जिसकी पेट से तलवार निकाली गई थी बहुत ज्यादा खून खोने लगा। अगर उसे समय पर ध्यान नहीं मिला तो वो बच नहीं पाएगा। कुछ ही देर बाद डानिचिरो अपने प्राइवेट जेट में बैठा था और किसी दूसरे देश के लिए उड़ान भर रहा था। इस बीच चिहिरो अपने कमरे में जागा, अभी भी कमजोर और हक्का बक्का। वो चौंक कर चिल्लाया जब उसने देखा कि रिया उसे गले लगा रही थी और गलती से नया बांधा हुआ घाव दबा दिया। उस टाइम रैंको दौड़ता हुआ आया और सीधे उस पे गिर पड़ा उसे गले लगाने के लिए। जैसे ही उसे पता चला कि क्या हुआ वो तुरंत उसे देखने चला। ये दोनों दुश्मनों की पहली ऑफिशियल मुलाकात थी। थोड़ा चुटकी वाला अंदाज में रैंको ने खुद का इंट्रो कराते हुए कहा कि उसका नाम रैंको है, वो उससे 1 साल बड़ा है, चिहिरो की मंगेतर है और हाँ इंसान भी है। चिहिरो थोड़ा नर्वस हो गया और तुरंत प्रोटेस्ट किया, ये भरोसा दिलाते हुए कि हमने कभी ऐसा वादा नहीं किया। रैंको बस हंसा और क्लियर कर दिया कि वो मजाक कर रहा था, लेकिन जब वो उसे खेलने खेल में पकड़ कर रखता है तो उसने उसे सब कुछ बताने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या हुआ। सिर्फ रिया ने समझा कि रैंको की बातें सिर्फ मजाक नहीं थी। उसे पता था कि वो भी चिहिरो से प्यार करती है और उस पल से ही वो लोग प्यार में राइवल बन गए। फैमिली डिनर वैसे ही गया जैसे हमेशा जाता था, बस एक अलग डिटेल के साथ। मीरो ने खास रिये के लिए कई डिश बनाई थी, जैसे कि फ्राइड हाइड्रेंजिया के पत्ते, उबली हुई और हाइड्रेंजिया का सूप भी। फैमिली अब भी ये शक नहीं कर रही थी कि वो ज़ॉम्बी है, बस सोच रही थी कि शायद वो वेजिटेरियन डाइट पर है। उस रात रिया और चिहिरो बाहर घूमने गए। जैसे ही वो लाइट पोल के पास से गुजरे रिया ने एक पोस्टर देखा जिसमें अगले दिन का फायरवर्क्स फेस्टिवल लिखा था और बड़े उत्साह से कहा कि वो वहां जाना चाहती है। जब वो अपने पापा के साथ रहती थी रिया को कभी फायरवर्क्स इतने पास से देखने का मौका नहीं मिला था। वो सिर्फ अपने रूम की खिड़की से ही उन्हें देख सकती थी। इसलिए जब उसने फेस्टिवल जाने की इच्छा जताई चिहिरो ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी। हालांकि सच कहूं तो उसे ऐसे इवेंट्स में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। आखिर में जो चीज सच में उसे परेशान कर रही थी वो ये थी कि रिया के शरीर को सही हालत में कैसे रखा जाए। एकमात्र इंसान जिसे कंजर्वेशन के बारे में कुछ पता लगता था वो उसका दादा था, लेकिन बूढ़ा आदमी अब भी याददाश्त खो चुका था। ठीक उसी वक्त जब चिहिरो अपने लैब में जाने वाला था उसकी छोटी बहन ने उसे रोक लिया और पूछा कि उसने रिया को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया। उसने कहा कि रिया बीमार थी और जा नहीं सकती थी। हालांकि असल में उसे डर था कि दिन की गर्मी उसकी ज़ॉम्बी बॉडी को जल्दी सड़ने पर मजबूर कर देगी। लेकिन लड़की ने यह सवाल ऐसे ही नहीं पूछा था। उस सुबह उसने रिया की शिकायत सुनी थी। वो उससे जलन महसूस कर रही थी क्योंकि रिया क्लास जा सकती थी और उसे ये मौका नहीं मिला था। चिहिरो तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। हालांकि रिया ने इसे खुलकर नहीं कहा। वो स्कूल जाना चाहती थी और नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। अगले दिन पूरे दिन बरसात के कारण फायरवर्क्स फेस्टिवल कैंसिल हो गया। रिया बहुत उदास हो गई और चिहिरो से बोली कि अगर वो अगले साल भी वहां रहे तो उसे फायरवर्क्स दिखाने ले जाए। अपनी कल्पना देखकर चिहिरो ने तय कर लिया कि वो अगले साल तक इंतजार नहीं करेगा। रैंको हालांकि उसे किसी फेस्टिवल के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने एक अल्टरनेटिव आइडिया दिया। वो अपने घर पर ही अपना फेस्टिवल आयोजित कर सकते थे। उस दोपहर रिया ने मेरो की मदद की और झाड़ू लगाया। छोटी सी शर्मिंदा लड़की ने उसकी तरफ देखते हुए थोड़ी थोड़ी रुक रुक के धन्यवाद कहा। लेकिन जब रिया ज्यादा जोर से झाड़ू लगाने की कोशिश करती है तो झाड़ू टुकड़ों में टूट गया। उसी टाइम चिहिरो स्कूल से जैसा हमेशा आता है वापस आ गया और बड़े उत्साह के साथ उसने ऐलान किया कि उस रात वो लोग अपने घर पे ही फायरवर्क्स फेस्टिवल मनाएंगे। थोड़ी देर बाद रैंको फायरवर्क्स लेकर आई और ट्रेडिशनल किमोनो पहने हुए थी। भले ही फेस्टिवल घर पे था लेकिन परिवार के सब लोगों ने उस स्पेशल दिन की रिस्पेक्ट दिखाने के लिए खास कपड़े पहनने का फैसला किया। रैंको ने रिया के लिए भी किमोनो तैयार किया था क्योंकि उसे खुद का
किमोनो नहीं था। जब उसे पहनने में मदद करने की कोशिश की तो रिया इतनी नर्वस हो गई कि वो मुश्किल से बोल पाई। रांको ने अपनी हमेशा वाली एनर्जी के साथ मुस्कुराते हुए चुप्पी तोड़ी और रिया से कहा कि उसे अजीब महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने समझाया कि भले ही वो लोग लव में राइवल हैं, पर चोट पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है और वो चाहता है कि दोनों फेयर तरीके से कंपटीशन करें बिना जलन या नफरत के। आखिर में दोनों ने अपनी मुट्ठियां मिलाई जिससे एक तरह का फ्रेंडली पैक्ट। थोड़ी देर बाद फायरवर्क्स ने आसमान को रोशन कर दिया। एक के बाद एक फायरवर्क्स ने रात को रंगों से भर दिया। हर कोई इस पल को अपने तरीके से एंजॉय कर रहा था। रिया लाइट्स को देखते हुए गहरी खुशी महसूस कर रही थी। एक ऐसा फैमिली में रह पाना जो प्यार से भरी हो, वो करना जो उसे करना था और ऐसे सिंपल मोमेंट्स एक्सपीरियंस करना उसके लिए बस काफी था। अगले दिन वो थोड़ी देर के लिए अपने पापा के मेंशन में वापस गई। नौकरों ने उसे रिस्पेक्ट के साथ रिसीव किया, लेकिन रिया यहाँ रहने नहीं आई थी। वो बस अपने कपड़े लेने आई थी। उसने अपने पुराने कपड़े ध्यान से ऑर्डर किए और जाते जाते उसने अपनी स्टीप मदर से मिल लिया। वो औरत बस ठंडे से कह गई कि वो जो चाहेगी करेगी। अब उसे रिया की केयर या मदद करने की कोई फिक्र नहीं। रिया को कोई सरप्राइज नहीं हुआ। वो तो पहले ही ऐसे इंडिफरेंस की आदत डाल चुकी थी और किसी चीज की उम्मीद भी नहीं थी। बाहर चिहिरो उसके लिए दरवाजे पर उसका लगेज लोड करने के लिए वेट कर रहा था। उसने डिसाइड किया कि उसे फिर से स्कूल जाने देगा क्योंकि ये वही था जो रिया चाहती थी। हालांकि अंदर से वो थोड़ा वरी था। उसे पता था कि धूप की गर्मी उसके जॉम्बी बॉडी की डिकम्पोजिशन जल्दी कर सकती है। जब रिया नहा रही थी उसने देखा कि बाबू दरवाजे से उसे देख रहा था। चूंकि वो बस एक कैट था, उसने कोई टेंशन नहीं ली और उसे टब में डालकर उसके साथ नहलाया। कुछ मिनट बाद चिहिरो कई बैग्स ड्राई आइस लेकर घर लौटा ताकि रिया का बॉडी फ्रेश रहे। उसने क्यूरियस होकर पूछा कि ये इतनी बार क्यों नहाती है और पसीना भी नहीं आता। रिया ने कहा कि ये आदत थी जब वो जिंदा थी, उसे क्लीन रहना पसंद था। उस दिन मौसम बढ़िया था और रिया बाहर थोड़ी ताजी हवा लेने जाना चाहती थी, लेकिन चिहिरो ने उसे जाने नहीं दिया। गर्मी उसके बॉडी को जल्दी से गंदा कर सकती थी और चीजें जल्दी बिगड़ सकती थी। चिहिरो ने रिया से कहा था कि वो रात तक घर में ही रहे, लेकिन वो दिन में ही बाहर जाने पर अड़ी रही। चिहिरो के पास कोई और चारा नहीं था, तो उसने उसके लिए ड्राई आइस से भरी जैकेट तैयार की और उसे धूप से बचाने के लिए एक छाता भी दे दिया। ऐसे में रिया आखिरकार बाहर जाकर थोड़ी मजे ले सकती थी। कभी कभी वो अपना छाता हटा देती ताकि धूप की रोशनी उसकी स्किन पर लगे, जिससे चिहिरो बहुत नर्वस हो जाता। उस दिन रिया का स्कूल लौटने का पहला दिन था। चिहिरो उसके साथ महिला हाई स्कूल के दरवाजे तक गया और हमेशा की तरह उसे सलाह देना नहीं छोड़ा। उसने कहा कि उसे अपने बॉडी का ध्यान रखना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, धूप में नहीं जाना है और हाइड्रेंजिया के पत्ते नियमित खाने हैं। रिया हंसते हुए मान गई। उसने उसे खुशी खुशी अलविदा कहा, दोपहर में मिलेंगे और अंदर चली गई। लेकिन चिहिरो महिला हाई स्कूल के आसपास घूमता रहा और रांको ने उसे देख लिया। वो वहाँ एक्सरसाइज करती थी और जब उसने उसे शक की निगाहों से घूमते देखा तो उसने उसे किक मार दी। इसी बीच स्कूल के अंदर रिया को उसके क्लासमेट्स ने बड़े उत्साह से स्वागत किया, जैसे कि रिया डायरेक्टर की बेटी थी। सब उसे जानते थे, खासकर एक लड़की थी हेलन, जो उसकी क्लोज फ्रेंड थी। हेलन जल्दी में कि पीआई क्लास में लेट ना हो जाए, रिया से वादा कर गई कि बाद में बात करेंगे। उस क्लास में रिया का बर्ताव पूरी तरह अलग था। वो पूरे एनर्जी से भरी हुई थी, ऊंची कूद रही थी और बॉल पकड़ना भी आसान लगा रहा था। सब कुछ उसकी जॉम्बी बॉडी की वजह से, जिसे थकावट या पसीना का पता ही नहीं था और जो अपनी मसल्स की ताकत पूरा यूज कर सकती थी, किसी भी आम इंसान से ज्यादा। इसी बीच चिहिरो अपने स्कूल में कुछ भी ध्यान नहीं लगा पा रहा था, बस यही सोच रहा था कि क्या रिया उसके कहे अनुसार ही कर रही होगी। आखिर में उसने अपने दो दोस्तों की तरफ देखा और सीरियस होकर पूछा, भाई जब मैं किसी नॉर्मल लड़की के साथ बाहर जाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए? उसके दो दोस्त चुप रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उसका टेस्ट लड़कियों के लिए बदल गया है। अभी हाल ही तक वो गर्व से कहता था कि उसे सिर्फ जॉम्बीज पसंद है। अचानक यासुताका, जो थोड़े अनोइंग थे, उसके गले से पकड़कर गुस्से वाला फेंक दिखाते हुए बोले, क्योंकि वो भी रिया के साथ बाहर जाना चाहता था। उसने चिल्लाते हुए कहा कि उसने उसे रिया से मिलवाने के लिए कहा था, खुद उसे जीतने के लिए नहीं। इसी बीच बाबू अपनी डेली रूटीन में लगा रहा, मोहल्ले में घूम घूम कर अपना टेरिटरी बढ़ा रहा था। आसमान की तरफ देख देख कर ध्यान भटकाते हुए एक कार लगभग उसे कुचल देती, लेकिन बाबू टाइम पर बच निकला। ड्राइवर वाली एक बहुत ही काइंड औरत उसे शांति देने के लिए थपथपा रही थी। उसी टाइम बाबू की नजरें एक ऑरेंज बिल्ली पे पड़ी जो कार में थी और फर्स्ट साइट में ही प्यार हो गया। घर वापस लौट रिया ने चिहिरो को पूरा बता दिया जो भी उसने दिन भर किया, लेकिन चिहिरो बस उस फिजिकल मेहनत की फिक्र कर रहा था जो उसने की थी। रिया को दर्द तो नहीं था, लेकिन उसके मसल्स और हड्डियां खराब हो सकती थी। अगर वो अपनी सारी ताकत यूं ही कंट्रोल किए बिना इस्तेमाल करती रही तो फ्रैक्चर होने का रिस्क था। जब वो दोनों साथ में चल रहे थे, आसमान अंधेरा हो गया और बारिश शुरू हो गई। बारिश रुकती नहीं थी और दोनों काफी टाइम तक छत के नीचे रुके रहे। फिर रिया को बचपन की कुछ याद आई। उसे बारिश में खेलना बहुत पसंद था। बिना सोचे समझे वो भीगते हुए बाहर भागी और बच्चे की तरह हंस रही थी। चिहिरो फिक्र में उसके पीछे गया। रिया हर पल का मजा ले रही थी, खुश थी कि अब वो फ्रीली जानवरों को छू सकती थी और बाहर की दुनिया को फील कर सकती थी, जो उसके पापा हमेशा से फॉरबिड करते थे। इस बीच बाबू ने ऑरेंज बिल्ली को फाइनली जीत लिया। प्राउड होकर उसने उसे पूरे नेबरहुड में घुमाया और कहा, ये मेरी टेरिटरी है। वो उसे बड़ी ही फैसिनेशन के साथ देख रही थी। उसे और इम्प्रेस करने के लिए बाबू ने दो छतों के बीच कूद लगाई जो 10 मीटर से भी ज्यादा दूर थीं और वो उसे अपनी पीठ पे लेकर गया। बिल्कुल मास्टर वाली स्किल और बहादुरी का डेमो था ये। बिल्ली ने उसे चमकते हुए आंखों से देखा। हर रात चिहिरो रिया को घुमाने ले जाता था।
वो बस उसके घर के आसपास ही घूमते क्योंकि उसके पास और आगे जाने के लिए पैसे या साधन नहीं थे। पर रिया के लिए वो पल काफी थे क्योंकि चिहिरो उसके साथ था। हाँ, कभी कभी वो नींद में होता लेकिन चिहिरो कभी उसे छोड़ता नहीं। उस रात दोनों साथ में सबसे ऊंची टीले पर चढ़े ताकि जगमगाती सिटी देख सकें। साथ ही बाबू और उसकी प्यारी बिल्ली एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। लेकिन जब हाइड्रेंजिया के पत्तों का इफेक्ट चला गया, बाबू फिर से असली जॉम्बी बिल्ली में बदलने लगा। बाबू थोड़े कंफ्यूजन में लगभग ऑन रेंज बिल्ली को जिंदा निगल ही देता। खुशकिस्मती से उसने समय रहते होश संभाला और बुरी तरह भागा। उसे पता था कि उसे किसी और बिल्ली के साथ सामान्य प्यार पाने का हक नहीं था। उसका बॉडी बस सड़ने के लिए ही बना था। ये बस टाइम की बात थी कि ये सड़ना शुरू हो जाएगा। वो पूरी रात उदास होकर चिल्लाया, पूरी तरह से निराशा में डूबा हुआ। एक रहस्यमयी औरत विदेश से जापान लौट रही थी। उसे जॉम्बी की इन्वेस्टिगेशन में काफी दिलचस्पी थी। उसने एक साइंटिफिक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि जॉम्बी बनते ही इंसानी इमोशंस अस्थिर हो जाते हैं और एक्शन सिर्फ एक्सट्रीम और अनकंट्रोल्ड लव से ड्राइव होते हैं। प्यार दिखाने के बजाय जॉम्बी अपने चाहने वालों को खा सकते थे। आर्या एक बड़े मेंशन में अकेले रह रही थी। अपनी सॉलिट्यूड में उसने अपने ड्राइवर को अपने पैर इस्तेमाल करके फंसाने की भी कोशिश की, लेकिन वो फर्म रहा और किसी भी प्रोवोकेशन में नहीं आया। स्कूल में हेडमास्टर ने ऐलान किया कि रिया एक आदर्श स्टूडेंट है। वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में अलग दिखती थी। उसे स्कूल के ओराटरी कॉन्टेस्ट में अपनी क्लास का रिप्रेजेंट करने के लिए चुना गया, लेकिन आर्या इससे खुश नहीं थी। उसने हेडमास्टर से मांग की कि रिया को सजा देने के लिए कोई गलती ढूंढो। उसने प्रस्ताव रखा कि उसे सजा दो क्योंकि वो अभी भी स्टूडेंट रहते हुए प्यार भरा रिश्ता रख रही थी। उसने उसे चेहरों के साथ देखा था। हेडमास्टर थोड़ा असहज हो गया, समझा रहा था कि ये उसकी निजी जिंदगी का मामला है और स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। पर एरिया हेडमास्टर थी और उसके शब्द कानून थे। उसने आदेश दिया कि रिया की कंडक्ट रेटिंग कम हो जाए और उसे एक उदाहरणात्मक सजा मिले। काम के बाहर उसकी जिंदगी भी कोई खास अच्छी नहीं थी। जब वो घर आया तो धूम्रपान करता रहा, यहाँ तक कि एक बार गुस्से में उसने एक नौकरानी की तरफ शराब का गिलास फेंक दिया, बस इसलिए कि उसकी मौजूदगी उसे परेशान कर रही थी। जब वो नहा रहा था तो खुद को रोक नहीं पाया और अपने पति को याद कर बैठा। और कितना समय हो गया था जब उसने उसे छुआ भी नहीं था। झुंझलाहट के बीच वो अकेलेपन और इच्छा में बह गया। शॉवर में खुद में ही आराम ढूंढ रहा था। इसी बीच मेरो जैसा कि हमेशा करता था, पार्टियों को झाड़ू मार रहा था, जब तक उसने बालकनी के नीचे एक बेहोश लड़की को नहीं देखा। घबरा गया और जोर से चिल्लाया अपने भाई को बुलाते हुए। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, पर किसी को भी पता नहीं था कि ये रहस्यमयी लड़की कौन है। लड़की करीब 14 साल की लग रही थी, शायद थोड़ी छोटी ही थी। पिता ने फैसला किया कि पुलिस को बुलाया जाए ताकि उसकी हालत पता चल सके, लेकिन चाहे उन्होंने कितना भी कोशिश किया उससे बात करने की, लड़की ने एक भी शब्द नहीं कहा। जब परिवार उसे अस्पताल ले जाना चाहता था, लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी और कोई ऑप्शन नहीं बचा। पुलिस पीछे हट गई और वादा किया कि घर पर ही कोई डॉक्टर भेज देंगे उसकी हालत देखने के लिए। फिर पिता ने चिहिरो, रिया और मेरो से कहा कि वे लड़की से बात करने की कोशिश करें क्योंकि उनकी उम्र शायद उस लड़की के जैसी थी और शायद वो उसे बोलने पर मजबूर कर सकें। लेकिन रिजल्ट वही रहा, लड़की चुप ही रही। चिहिरो ने यहाँ तक कि अजीब तरह से बिहेव करने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि कहीं कोई रिएक्शन मिले, और हैरानी की बात लड़की हंसी निकल गई। तुरंत उसके बाद उसने रिया की तरफ खतरनाक नजर घुमाई। जब लड़की कमरे से निकलने से इनकार कर दिया तो रिया ने फैसला किया कि डिनर खुद संभालेगी। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसने कोई भी नहीं देखा। वो ऊपर की मंजिल पर चढ़ा और हर जगह देखा, पर उसे वो भी नहीं दिखी। जब वो सीढ़ियां नीचे उतरा तो कोई अदृश्य ताकत ने उसे जबरदस्ती धक्का दिया और वो गिर पड़ी। जोर की आवाज सुनकर चिहिरो ने मदद के लिए भागा। उसी वक्त लड़की कॉरिडोर में दिखी और उसे ठंडे और अजीब इमोशन के साथ देखा। अगले दिन दोपहर मेरो ने कुछ अजीब देखा। जो हाइड्रेंजिया के पत्ते उसने एक बॉक्स में रखे थे वो गायब थे। रिया अभी अभी स्कूल से लौटी थी तो उसके लिए उन्हें लेना मुमकिन नहीं था। उसने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया और बोला कि बाद में वो गार्डन में जाकर और पत्ते ले आएगा। लेकिन जब वो गया तो डर के मारे कांप उठा। गार्डन में सारे हाइड्रेंजिया जल चुके थे। उन पत्तों के बिना रिया कुछ नहीं खा सकती थी, तो वो बस देखता रहा कि दूसरे कैसे खा रहे हैं। बाद में उसने प्लान बनाया कि वो चिहिरो के साथ हिल पर जाएगा और पौधे ढूंढेगा। इस बीच वो रहस्यमयी लड़की चुपचाप खा रही थी, जिससे पता चला कि वो जॉम्बी नहीं है। हालांकि जब डॉक्टर आए और उससे सवाल करने की कोशिश की तो वो पूरी तरह चुप रही। वो बिल्कुल पक्की लग रही थी कि चिहिरो के घर रहेगी। रिया जो थोड़ी कंफ्यूज और फिक्री में थी, रणको को सब बता दिया कि वो अजीब वाली लड़की उनके पास क्यों आई थी। रिया को शक था कि वही लड़की सब कुछ थी जो हुआ, लेकिन रणको का ख्याल थोड़ी अलग था। लड़की तो अभी आई थी और वो रिया के खिलाफ क्या कर सकती थी। शायद वो बस डर गई थी इसलिए अजीब बिहेव कर रही थी। रणको ने रिया को सलाह दी कि उससे और बात करो, शायद ऐसे करके दोनों एक दूसरे को समझ पाए और दोस्त बन जाएं। रिया ने सलाह मानी और लड़की से पर्सनली बात करने के लिए उसके रूम में चली गई। लेकिन चाहे उसने कितने भी सवाल पूछे या कितनी भी माफी देने की कोशिश की, लड़की बिल्कुल चुप रही। रिया परेशान हो गई और बिना समझे कि आगे क्या करे कमरे से निकल गई। उस रात रिया ने हल्की सी आवाज सुनी। जब उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और झांक कर देखा तो वो हैरान रह गई कि लड़की चेहरों के ऊपर झुकी हुई थी और उसे चूमने की कोशिश कर रही थी जबकि वो सो रहा था। रिया ने जानबूझकर आवाज की और वो तुरंत रुक गई। अगली सुबह स्कूल जाने से पहले रिया अकेले बात करने के लिए लड़की के पास गई। उसने उसे फर्मली बोला कि वो अच्छे से जानती थी कि असली में वही थी जिसने हाइड्रेंजिया गार्डन में आग लगाई थी और जिसने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया था। ऊपर से अब वो चेहरों को किस करने की कोशिश कर रही थी। रिया ये सब बाहर लाना नहीं चाहती थी। सीरियस टोन में उसने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से ऐसा
किया तो वो हाथ जोड़कर नहीं बैठेगी। इसके बाद रिया और चिहिरो वैसे ही क्लास के लिए साथ निकले। इस बीच लड़की अपने कमरे में रह गई, चुप और खाली नजरों के साथ। अचानक उसने हाथ उठाया और अपने चेहरे पे जोर से मारा, जिससे खून फर्श पे छिटक गया। बाद में जब चिहिरो और रिया लौटे तो पिता ने उन्हें बुलाया। लड़की उनसे बात करना चाहती थी। उसकी नाक पूरी तरह से पट्टी लगी थी और वो सीधे रिया की तरफ इशारा कर रही थी, ये दिखाते हुए कि उसी सुबह उसकी नाक रिया ने तोड़ दी थी। उलझे हुए पिता को नहीं पता था कि किसकी माने, लेकिन उन्होंने रिया को चेताया कि उसे अच्छा बिहेव करना चाहिए और कहा कि निश्चित ही कुछ हुआ होगा जिस वजह से लड़की ऐसा कह रही थी, क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते। वहीं चिहिरो को यह सब यकीन नहीं आया। उसका फेस सीरियस हो गया क्योंकि उसे लगा कि कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। उस रात रिया ने फिर से अजीब आवाजें सुनी। जब उसने झांक के देखा तो उसने फिर से वो लड़की को देखा जो सोते हुए चिहिरो को चूमने की कोशिश कर रही थी। रिया के रिएक्ट करने से पहले लड़की पूरी ताकत से चिल्लाई और पूरा घर जाग गया। वह पापा के पास भागी, डराने का नाटक करती हुई, रोते हुए और उसे गले लगाते हुए जैसे वो कोई पीड़ित हो। रिया ने समझाने की कोशिश की, कहा कि लड़की ने चिहिरो को चूमने की कोशिश की और जब से आई है तब से कई शक वाली बातें कर रही है। लड़की बार बार जोर से इनकार करती रही, जिससे पापा और मीरो रिया पर शक करने लगे। बस जब लगने लगा कि सब उसे ही दोष देंगे, चिहिरो जाग गया और उसका बचाव किया। उसने कहा कि वो सोने का नाटक कर रहा था और सच में लड़की ने उसे चूमने की कोशिश की थी। खुद को पकड़ा हुआ देखकर वो रहस्यमयी लड़की पापा को धक्का देकर भाग गई। रिया और चिहिरो उसके पीछे भागे और लंबी दौड़ के बाद जब वो फिसल के गिर पड़ी तब उन्हें पकड़ने में कामयाबी मिली। तभी सच सामने आया। लड़की ने अपनी असली पहचान बताई। दरअसल वो आर्या थी, रिया की स्टीप मदर। उसने घर में घुसपैठ की थी ताकि बदला ले सके। उसने कहा कि वो सब कुछ छीन लेना चाहती थी जो रिया के पास था, क्योंकि वो उसकी इतनी ईर्ष्या करती थी। उसे ये बात बहुत दुख देती थी कि रिया इतनी खूबसूरत और आकर्षक होते हुए भी कोई उसे प्यार नहीं करता, जबकि रिया को सबकी मोहब्बत और ध्यान मिलता। चिहिरो ने बीच में बोला कि समस्या दूसरों में नहीं है बल्कि खुद में है। उसने चेतावनी दी कि उसकी सारी नफरत और धोखाधड़ी बस लोगों को उससे और भी नफरत करने पर मजबूर करती है। उसने समझाया कि अगर उसे सच में प्यार चाहिए तो पहले उसे प्यार देना चाहिए और जो भी बुराई बोता है उसे बस दर्द ही मिलता है। लेकिन आर्या सुनना नहीं चाहती थी। उसका शरीर अजीब और काली ऊर्जा से भरने लगा और एक बुरी ताकत आसमान की तरफ उठी और जगह पर जबरदस्त ओले गिराने लगी। चिहिरो ने रिया की रक्षा की और उसे जल्दी से एक सुरक्षित जगह ले गया। इस बीच आर्या पागलों की तरह हंसती हुई खड़ी थी, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो एक बड़ी तालाब में गिर पड़ी। हालांकि सब कुछ सिर्फ एक सपना निकला। आर्या अब भी अपने घर के बाथटब में थी। अजीब बात यह थी कि रिया ने भी बिल्कुल वही सपना देखा था। जब वो जागी उसने एक तरफ देखा और पाया कि चिहिरो अभी भी शांतिपूर्वक सो रहा था। अगली सुबह स्कूल का सुपरवाइजर ऐलान कर दिया कि रिया पे ऑफिशियल सजा लगी है और उस पे आर्या का साइन भी था। स्टेटमेंट के हिसाब से रिया को अपनी पढ़ाई के दौरान प्यार भरे रिलेशनशिप को संभालने के लिए 2 हफ्ते कम्युनिटी वर्क करना पड़ेगा और साथ ही ओरेटरी कॉन्टेस्ट से डिस्क्वालीफाइड भी कर दिया गया। कई टीचर और स्टूडेंट्स नाराज हो गए, बोले कि ये सजा बिल्कुल अनफेयर है, लेकिन अचानक वो सजा रद्द कर दी गई। आर्या ने अपना मन बदल लिया। पिछली रात के नाइटमेयर के बाद वो अब और गिल्ट नहीं उठाना चाहती थी और ना ही और मिस्टेक्स करना चाहती थी। रिया दौड़ी जाकर चिहिरो को खुशखबरी बताई कि उसे सजा नहीं मिली। चिहिरो ने शांत होकर कहा कि वो तो पहले ही उम्मीद कर रहा था। आर्या ने शायद उस दिन उसकी बात सुनने के बाद फिर सोच लिया था। तभी दोनों को कुछ सरप्राइजिंग पता चला। चिहिरो ने भी वही एग्जैक्ट ड्रीम देखा था जो रिया ने देखा था। किसी अजीब तरीके से तीनों ने एक ही ड्रीम विजन शेयर किया था और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन ये एनिमे देखने के बाद सबसे ज्यादा दुख तो मुझे रिया की स्टेप मॉम का लगा, क्योंकि बेचारी को इतना इग्नोर किया गया है कि उसे एक छींक मारने लायक ड्राइवर तक ने उसको भाव नहीं दिया। सो प्लीज अगर जिसके भी पास जॉनी सिंस का कॉन्टेक्ट नंबर है वो नंबर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ जॉनी ही है जो स्टेप मॉम की सारी गहरी परेशानियां को सिर्फ 10 मिनट में ही सॉल्व कर सकता है। जोक्स अपार्ट एंड इस एनिमे का सीजन 2 में भी अब कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ रिसर्च का मानना माने तो इस एनिमे का काफी ज्यादा लो व्यूअरशिप होने के कारण इस एनिमे को बंद किया गया था। अगर तुम लोगों को इस तरीका रोमांस एनिमे देखना पसंद है तो मैं तुम लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम लोग ये मेरी रोमांस एक्सप्लेनेशन एनिमे देखो।